Hi, guys. Welcome to another episode of our podcast, Talent First. Today, we have a guest who is leading one of the biggest analytics teams in this country. He's one of those few leaders, big leaders, who's actually not based out of Bangalore. In this industry, he's based out of Delhi. I know him for quite some time now, and I have to say he's the most cool analytics leader I have met till date. So, hi Anupam, hi, how are you? I'm good, thank you very much. क्या चल रहा है? सब बढ़िया. I'm very excited to be here. जब दो दिल्ली वाले लोग मिल गए, अब तो फ्री फ्लो में बात होने वाली मजा है. आएगा. हिंदी में करेंगे. ठीक है, हिंदी में करें. Sorted. I think I was talking to some people कि आज मैं अनुपम से बात कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए. They were like, we have never seen him talk in Hindi. Like, हाँ, actually you're right. and I have only talked to you in Hindi. मतलब हमने हिंदी में ही बात की है. तो आज हिंदी में बात करते हैं. ठीक है. So who is अनुपम गुप्ता? आप एलिवेटर पिच दीजिए. यार दिल्ली का लड़का हूँ. अच्छा. दिल्ली बॉय. प्राइमरी आइडेंटिटी वही है और वही रहेगी हमेशा. और बहुत सारे शौक है. उनमें म्यूजिक भी है, खाने पीने का शौक है, काम अच्छा लगता है करना, लोगों के साथ मिलने बैठने का, लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है. बहुत ही पीपल पर्सन, थिंक ऑफ इट लाइक दैट. काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हूँ. पेरेंट्स, वाइफ, बेटा. और घूमना बहुत अच्छा लगता है. ट्रैवलिंग चाहे फन के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए हो, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है. सो सिंपल गाय. I know you are not that simple. So let's try to understand your journey. तो I think you were born in Delhi. दिल्ली का लड़का हूँ, बिल्कुल. So आप थोड़ा अपनी childhood से बताओ. Predominantly since you were like 13-14, since you were a teenager. 13-14 साल का जब था तब विकासपुरी में रहता था, वेस्ट दिल्ली में. Yeah. और करमपुरा and all of that side, right? विकासपुरी वो जनकपुरी उत्तम नगर के पास है. So तो एकदम हार्डकोर जगह है वो. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. लड़ाइयाँ होती है लोगों की. हाँ, बट हम लोग तो काफी फन करते थे यार. खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे बहुत. तो वो डीडीए फ्लैट से, और उसमें अच्छा फ्रेंड सर्कल था. और सब लोग बच्चे जितने थे सब क्रिकेट खेलते थे, काफी बैडमिंटन वगैरह खेलते थे. और मेरा स्कूल बहुत दूर था, तो डीडीसी पकड़ ग्रीनफील्ड था. और ग्रीनफील्ड साउथ दिल्ली में है, सफदरजंग एनक्लेव में. और मैं वेस्ट दिल्ली में रहता था, विकासपुरी में. और स्कूल बस नहीं आती थी, तो डीडीसी बस पकड़ के जाते थे रोज. 2-2, 3-3 चेंज करके 1.5-2 घंटे का ट्रैवल करते थे. तो तब तो महसूस भी नहीं होता था, बट अब हाइंडसाइट पे सोचते हैं तो लगता है कि भाई पता नहीं कैसे इतना टाइम निकल आता था. आपको कभी लगा, बिकॉज आप वेस्ट दिल्ली में रहते थे, आप साउथ दिल्ली में जाते थे, अब मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, मुझे डायनामिक्स थोड़ा दिल्ली का आइडिया है. तो आपको कभी ऐसा लगा कि यार मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ, मतलब ऐसी कभी फीलिंग आई, बिकॉज वहाँ पे लोग काफी साउथ दिल्ली वाले होंगे? नहीं, कभी फीलिंग नहीं है आपको? वेरी इंटरेस्टिंग. उससे यार उस टाइम पे एक तो सोशल मीडिया नहीं था, तो कोई इतना स्टीरियोटाइप्स नहीं थे. कोई स्टीरियोटाइप्स नहीं थे. बिसाइड्स आप जिन बच्चों के साथ खेल रहे हो घर पे, वो तो सारे वहीं के ही हैं. और स्कूल में कोई इतनी परवाह नहीं करता था. मैं ऑनेस्टली बताऊं, हम लोगों के फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता था कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है, कि कहाँ से बिलोंग करता है. स्कूल सब आ गए एक बार, तो उसके बाद स्कूल के ही हैं. तो उसके बाद आप दिल्ली में कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से नहीं आ रहे हो, क्या फर्क पड़ता. तो 13-14 साल के थे, मजे करते थे आप वेस्ट दिल्ली में. एंड घर पे आप कौन कौन था? घर पे उस टाइम पे मेरे दादा दादी साथ रहते थे, पेरेंट्स से, और एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन. और हम सब लोग एक साथ, उसको अब शायद जॉइंट फैमिली कह लो, वैसे रहते थे. सो इट वाज अ वेरी बिजी चाइल्डहुड लाइक दैट. आई वाज द यंगेस्ट. तो क्योंकि घर के सब बड़े थे, तो मैं सबसे छोटा. मतलब वो फीलिंग, और सब बहुत बड़े. मेरा भाई मुझसे 6 साल बड़ा है, मेरी बहन मुझसे 9-9.5 साल बड़ी है. तो यार आपने तो बड़े मजे किए होंगे, आप बहुत स्पॉइल्ड हो गए. बिकॉज आप ऐसा कह सकते हो. तो स्पॉइल्ड होना एक पार्ट होती है, उसका दी अदर साइड ऑफ द कॉइन इज कि आपको कोई काम भी बता सकता है ना. आप घर के सबसे छोटे हो, राइट. तो आपको सभी की बात माननी भी है. सो आप अभी आई थिंक 10th में आ रहे हो. 10th में बंदे को डिसाइड करना होता है कि करना क्या है. हाँ, कॉमर्स, साइंस, क्या? तो आपने क्या लिया? यार 10th में तक तो मैं बड़ा क्लियर था कि मुझे साइंस करनी है. अच्छा. हाँ, क्योंकि साइंस में मन लगता था. पढ़ाई में अच्छे थे आप? पढ़ाई में टॉप 5 में रहता था, डिसेंट था. चीटिंग करते थे? नहीं, कम ही करता था. करते थे, ऐसा तो याद नहीं होगा यार. ऐसा भी नहीं है कि कभी भी नहीं कि ऐसा भी नहीं है कि पास ही चीटिंग कर करके होते थे. दोनों ही चीजें नहीं है. राइट. पर जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है जिनमें कि मन लगता था, जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स में. बट मैंने कॉमर्स इसलिए मुझे पता था कि नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा अकाउंटिंग में या जो नॉन साइंस सब्जेक्ट्स है ना, वो मेरे को याद नहीं होता था. मेरा रट्टे वाला कॉन्सेप्ट नहीं था. मेरे को चीजें समझ में आती थी. तो फिजिक्स
मैथ्स केमिस्ट्री ये सब मेरे को समझ में आ जाते थे, बट रट्टे वाली चीज़ें मुझसे हो ही नहीं पाती थी। तो मुझे पता था कि कॉमर्स में अपना चल नहीं पाएगा। हाँ, राइट राइट। तो साइंस का शौक था, तो इसलिए साइंस ही लिया था। तो 10th तक तो मैं क्लियर था कि भैया साइंस लेनी है, तो साइंस ली थी। उसके बाद 10th में यू टुक साइंस एंड 10th से 12th ये वाली जर्नी थी, इसमें हाउ डिड यू इवॉल्व? यार 10th तो बड़ी आसानी से निकल गई थी, हाँ, 10th मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 11th मेरे को अच्छी तरह याद है कि बैंड बज गया था, बैंड भैया क्योंकि एकदम से जो PCM फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो लेवल होता है ना 11th में, चेंज हुआ। वो 10th के बाद बहुत बढ़ जाता है। तो 11th में आके एक बार को लगा था कि यार ये वाला जो लेवल है फिजिक्स केमिस्ट्री का, ये शायद हो नहीं पाएगा। तो ट्यूशन लगवाई थी फिर, बट उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाई थी। तो 11th में वो थोड़ा सा एक डाउट सा आ गया था कि पता नहीं ये मैं इस लेवल से कोप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आप जब 11th में थे, आपके जो भाई हैं या आपकी जो बहन है, व्हाट वर दे डूइंग? मेरी बहन तो तब ऑलरेडी मौलाना आजाद से डॉक्टरी, शी वाज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, तो काफ़ी बढ़िया मुझसे। तो आई थिंक वो तब तक डॉक्टर बनी गई थी। तो वो उसकी शादी भी हो गई थी जब तक मैं 11th-12th में आया था। तो वो तो ऑलरेडी सर्जन थी। और मेरा भाई तब होटल मैनेजमेंट कर चुका था, इंडियन IHM लखनऊ से। तो वो तब शायद ताज में काम कर रहा था बॉम्बे में। डूइंग गुड। हाँ हाँ, तो वो बॉम्बे में था। आप जब 11th में होते हो, राइट, एंड 11th में क्या होता है कि यू आर नॉट एट ऑल देयर येट, यू आर इन दैट जर्नी, यू डोंट नो वेयर दैट जर्नी इज गोना गो। आपको थोड़ा प्रेशर लगा था कि यार मेरे भाई बहन इतना बढ़िया कर रहे हैं, एंड अब आपको भी था कि आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो 10th तक। 11th में आया तो पता लगा कि भाई वर्ल्ड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन आई थॉट। थोड़ा प्रेशर था आप पे कभी? यार ये हाइंडसाइट में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कभी प्रेशर लिया नहीं। प्रेशर होने के वजह बहुत सारी थी, पर मुझे वो कभी प्रेशर इस बात का नहीं महसूस हुआ कि इसलिए कुछ करना है कि बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसे तो मेरे कजन्स भी थे, फर्स्ट कजन्स जो कि मेरी एज के थे, और वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे, मुझसे पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे। पर मुझे कभी उनसे ऐसा नहीं लगा कि मुझे compete करना है। आपके पेरेंट्स ने कभी ऐसी बात नहीं की आपसे? कभी भी नहीं। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट था। मेरे ब्लेसिंग है काफी बड़ी। पेरेंट्स ने कभी मेरे को प्रेशराइज नहीं किया। तो उससे फायदा ये हुआ कि मेरे को कभी किसी को दिखाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं लगी। मुझे जो करना था ना, वो मुझे अपने लिए करना था। और मेरे पेरेंट्स ने, और जैसे मैं कह रहा था, घर के सब बड़े ही थे, मेरे भाई बहन ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया कि तेरे को यही करना है या ये नहीं करना है या कम से कम ये करना है। तो मेरे को काफ़ी अकाउंटेबिलिटी काफ़ी जल्दी आ गई थी कि अगर 10th में इतने नंबर आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो किसी के कहने से नहीं कि या मैं ये करना चाहता हूँ या ये मैं नहीं करना चाहता हूँ। वो अकाउंटेबिलिटी एक समझ काफी जल्दी खुद ही आ गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो कर रहा है अपने लिए ही कर रहा है, किसी और को दिखाने के लिए या किसी के साथ compete करने के लिए नहीं कर रहा। तो 12वीं के दौरान एंड के अंदर क्या लगा था, क्या करूंगा लाइफ में? इंजीनियरिंग करने का मन था और सोचा था कि इंजीनियरिंग करूंगा, बट मेरा जिन कॉलेजेस में एडमिशन हुआ वो मेरे को पसंद नहीं था। किन में हुआ? मेरा काफ़ी सारे RECs में हो गया था, रीजनल इंजीनियरिंग में हो गया था, बट मेरा जो मैंने सोचा था कि या तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जाऊंगा या किसी IIT में जाऊंगा, which didn't happen। और जो मेरे को मिल रहे थे RECs, उनमें मैं जाना नहीं चाहता था। तो देन आई थॉट कि फिर कुछ ऐसा करते हैं जो कि जिसमें मन लगता हो। IIT में क्यों नहीं हुआ वैसे? रैंक ही नहीं आई। पढ़ाई नहीं की थी? उतनी नहीं की थी शायद जितनी करनी चाहिए थी। आपको लगा था आपका IIT में हो जाएगा? बिकॉज मैं आपसे बात करूं, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, जब आप 11th-12th में थे, आप वैसे IQ आपका तेज था, थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट थे आप, राइट? तो जो स्ट्रीट स्मार्ट आदमी होता है, स्पेशली पढ़ाई के दौरान, क्योंकि मैं खुद अपने बारे में, मतलब आई एम नॉट सेइंग आई वाज, बट आई कैन रिलेट टू इट, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक मेरे ज्यादा नंबर आएंगे क्योंकि मैं वैसे तेज था। मैं ऐसा नहीं सोचता था, क्योंकि मैं ना बहुत सारे और अपने फ्रेंड्स के जैसे बैठ के सिर्फ पढ़ाई नहीं कर पाता था यार। मैं ऐसा नहीं था कि मैं दिन में 12 घंटे बैठ के पढ़ लूंगा। 2-4-5 घंटे ढंग से पढ़ा बस। बहुत अच्छे से मैं 3-4-5 घंटा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ता था, एंड वो मेरा हमेशा से रहा है कि मैं सारा दिन बैठ के एक ही चीज़ नहीं कर सकता। मुझे खेलने भी जाना है, मेरे को फ्रेंड्स के साथ भी मिलना है, मेरे को TV भी देखना है। और जब हम 96 में 10th में मैं बोर्ड दे रहा था, उसी वक्त 10th का वर्ल्ड कप भी चल रहा था 96 का, और मैंने वर्ल्ड कप का एक मैच देखा था बैठ के। अच्छा, अपने 10th बोर्ड के दौरान। पाकिस्तान वन दैट ना? हाँ, नहीं पाकिस्तान नहीं जीता था, आई डोंट रिमेम्बर कौन, श्रीलंका जीता था शायद, आई थिंक श्रीलंका वन। तो जितने वो इंडिया के मैच हो रहे थे वो सारे देखे थे मैंने बोर्ड के साथ बैठ के, और कोई प्रेशराइज नहीं करता था। दूरदर्शन पे नहीं, तब तक केवल आ गया था, स्टार स्पोर्ट्स पर देखा। तो कोई प्रेशराइज नहीं करता था, और ये भी नहीं था सिस्टम कि घर में कि भाई बेटे का बोर्ड है तो सब लोग TV बंद करके बैठे हैं। चिल था माहौल।
कि ठीक है जब पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा, वाओ, तो कोई प्रेशर नहीं था। तो जब आईटी दिया था, बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने उसके लिए कोई बहुत मेहनत की। कोचिंग की मैंने फिटजी ज्वाइन कर रखा हो या कुछ ज्वाइन कर रखा हो उसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ट्राई करना था। तो जो नहीं हुआ, यू वर एक्सपेक्टिंग दैट, यू वर नॉट आई डिसअपॉइंटेड? वाज नॉट ओवरली डिसअपॉइंटेड। हाँ ठीक है, एक दिन सोचा व्हाटएवर। फिर मैं सोचा ड्रॉप करूं, फिर मेरे को लगा कि नहीं, ड्रॉप करने का कोई पॉइंट नहीं है, आई मच रादर डू समथिंग दैट आई विल एंजॉय। तो साइंस में मैंने बोला मेरा मन लगता था, तो मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज में बीएससी केमिस्ट्री मिल रहा था। हंसराज, बड़ा मजा किया होगा आपने। हाँ, तो फिर मैंने बीएससी केमिस्ट्री ज्वाइन कर लिया हंसराज में, उनकी साइंस में मन लगता था। हाँ, तो 3 साल डीयू में केमिस्ट्री। पढ़ाई की हो जो आपने? हाँ, मतलब पढ़ते हैं डीयू में लोग? पढ़ते हैं, टीचर्स बहुत अच्छा है, टीचर बहुत है। मतलब प्राइमरीली केमिस्ट्री, चाहे आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो केमिस्ट्री में या केमिकल में, तो जो किताबें ज़्यादातर चलती हैं वो हमारे प्रोफेसर्स की लिखी हुई किताबें हैं जो ज़्यादा चलती हैं। वेरी वेरी नाइस गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, यू नो, वैसा वाला हिसाब है। तो मेरी प्रैक्टिकल में अटेंडेंस फुल रहती थी, थ्योरी में उतनी नहीं थी, पर मैं कॉलेज जाता रोज था। जाते तो डेफिनेटली हो गए। क्या कुछ कॉलेज में बताओ जो मजे किए आपने कुछ। यार कॉलेज में वही जो हर कोई दिल से करता है। बताना था, कैसे अरे दिल से ही बता रहा हूँ यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। और गुंडा ही थी आपकी? गुंडागर्दी करते थे आप? नहीं, शरीफ से वैसे आप? सीधे साधे थे, बट अपना ग्रुप था, हाँ। फ्रेंड सर्कल था, उनके साथ ज्यादातर। और ये फ्रेंड सर्कल जैसे ये आपके कुछ स्कूल के लोग भी थे या फिर सब नए लोग? सब नए लोग, और ये दिल्ली के लोग थे या फिर अक्रॉस द? दिल्ली के लोग थे, दिल्ली वाला सर्कल था? दिल्ली वाला सर्कल था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज में अगर ज्यादातर दिल्ली वाला सर्कल ही मिलेगा आपको। कोटा वोटा भी तो होते थे जो बाहर बाहर के लोग आते थे? हाँ, पर वो उतने ज्यादा उन मिक्स नहीं होते थे, उनका ज्यादा पढ़ाई में मन रहता। यार बाहर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाना हंसराज कॉलेज, मतलब है कि आपने बहुत ही बढ़िया नंबर लाए होगे आप। तो वो लोग ज्यादा हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे, और वो लोग हॉस्टलर्स थे, हम लोग तो घर पे रहते थे। दैट इज द सेम है ना, कमला नगर वाला एरिया ही है ना? दैट्स वेयर आई, कमला नगर के एकदम बगल में हंसराज है। दैट्स द थिंग। हां, तो हम लोग फेस्ट्स में घूमते थे, फेस्ट वर अ बिग थिंग। दिस इज व्हिच ईयर? 99। तो एमटीवी आ गया था? 99, हाँ हाँ, एमटीवी तो मैं स्कूल में था तभी आ गया था। अच्छा, मतलब एमटीवी आ गया था, मतलब कि इट वाज वेरी बिग डील दैट टाइम, राइट? एमटीवी के सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, व्हाट वाज द म्यूजिक दैट वाज गोइंग अराउंड दैट टाइम, इफ यू कुड रिकॉल? यार इंडी पॉप बहुत पॉपुलर था उस लाइक टाइम बॉम्बे वाइकिंग्स टाइप? बॉम्बे वाइकिंग्स था, और अलीशा चिनॉय, ये अपना पलाश सेन, यूफोरिया वाज अ बिग डील। मायरी? और यूफोरिया जहां परफॉर्म करता था हम लोग पहुंच जाते थे। मायरी का ना? देखना, मायरी था। और हमारे पास गिटार है, हम बजवाएंगे आपसे थोड़ी देर में। शान के बहुत सारे गाने उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थे। वो इंडी पॉप का गोल्डन पीरियड था। इंडी पॉप वाज मोर पॉपुलर देन हिंदी फिल्म म्यूजिक। नो, आई लाइक लिसनिंग टू इट। और रीमिक्सेस का टाइम था, अजीब अजीब से रीमिक्सेस आ रहे थे। क्या सूरत है, ऑल ऑफ दोस। हाँ, और बाली सागू, बली सागू वाज लाइक द थिंग। और जब मैं स्कूल में था तब अपाचे इंडियन बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे फॉर रैप। द फर्स्ट रैपर इंडियन। हाँ, अपाचे इंडियन था। बाली सागू वाज वेरी पॉपुलर। इनफैक्ट आशा भोसले ने एक आर डी बर्मन का बहुत अच्छा रीमिक्स एल्बम निकाला था। उसमें एक बड़ा फेमस गाना है, राहुल एंड आई था उस एल्बम का नाम, राहुल एंड आई। वो मैं बहुत सुना करता था। तो उस वक्त पे एक्चुअली उतना फिल्म म्यूजिक नहीं चलता था। फेस्ट वगैरह में भी अगर आप डीजे लगा हुआ है तो ज्यादा इंडी पॉप चलाते थे। इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन, पूरा इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन था, व्हिच इवेंचुअली कंप्लीटली गॉट किल्ड ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स। उस टाइम पे वो भी थे ना, कौन से रब्बी शेरगिल एंड ऑल ऑफ दोस। रवि शेरगिल तो बहुत बाद में आया था। बहुत बाद में आया था। तो वहां तब एक अनामिका करके एक परफॉर्मर हुआ करती थी, तो फेस्ट में ये सब लोग परफॉर्म किया करते थे। तो आपने फिजिक देखा हुआ है इनको लाइव? बहुत बार, क्योंकि डीयू के फेस्ट में ये सारे, और केवल हमारे कॉलेज में नहीं, वेंकटेश्वरा कॉलेज साउथ कैंपस में, हिंदू में, आईपी में जो गर्ल्स कॉलेज था, क्रेज होगा उस टाइम पे एकदम। बहुत क्रेज पीक था पे थे ना ये लोग। पीक पे। आई थिंक शाहरुख खान लेवल का फेम था उस टाइम पे। हाँ हाँ, एंड शाहरुख खान इज आल्सो हंसराज। सो बहुत एंजॉय करते थे हम लोग। तो कमला नगर घूमते थे आधे टाइम। वहाँ पे कौन सी जगह पे खाते थे आप खाना? टॉम अंकल्स मैगी पॉइंट, वाज इट देयर दैट टाइम? आई डोंट नो। नहीं, आई डोंट। हम चाचा के छोले भटूरे तो तब भी थे, अब भी हैं। मेरे फादर कमला नगर में वो किरोड़ीमल में, मेरे फादर किरोड़ीमल के पड़े हुए हैं। मेरे ग्रैंडफादर भी। तो वो उनके टाइम से चाचा के छोले भटूरे पॉपुलर है वहाँ पे। वाओ। तो वो तब से चल रहा है। तो वो था। और बाकी तो जो आई थिंक तब वहाँ मैकडॉनल्ड्स नया नया खुला था बंगलो रोड पे। हाँ, तो हमने वो मैकडॉनल्ड्स भी आना शुरू कर दिया था। आइसक्रीम होती थी उनकी सॉफ्ट। और सीपी में केवेंटर्स था, तो सीपी में केवेंटर्स चला जाया करते थे। बट बिल्कुल हमारे कॉलेज के साथ में, हंसराज के बगल में, अब भी मेरे ख्याल से वही चाइनीज वैन खड़ी होती है। तो केमिस्ट्री में ना, व्हेन यू ऑब्वियसली स्टडी केमिस्ट्री ग्रेजुएशन, तो आपका आधा टाइम तो लैब में गुजरता है। तो आप लैब में आपने अपने एक्सपेरिमेंट चालू किए,
बीकर कुछ रख दिया फ्लेम के ऊपर और चले गए बाहर नूडल्स खाने, और वापस आए तो पता चला आपके बीकर में आग वाग लग गई है। तो इस तरह की चीजें बहुत होती रहती थी, और वही सब हैंग्स थे हमारे। तो कॉलेज के अंदर अब आई थिंक थोड़ा लाइफ सीरियस हो रही होगी, क्योंकि अब सेकंड ईयर तक, सेकंड ईयर आते 20 साल के होते होते लगता है कि, और बाय दैट टाइम आपके भाई बहन भी पूरे प्रोफेशनल हो गए। हाँ, कंप्लीटली प्रोफेशनल। तो एक घर में एक नॉट एक्सपेक्टेशन बट एक नॉर्म है कि अब बच्चे बड़े हो गए, आपके पेरेंट्स भी थॉट ऑफ नॉट रिटायरमेंट, बट अब आपको दिख रहा है कि पेरेंट्स की भी मैथमेटिक्स चेंज हो रही है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसा एक फील घर पे वाइब बन रही होगी। तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? रिलैक्स थे, अभी एंजॉय करेंगे, या कुछ प्रूव करने का मन था? सेकेंड ईयर तक तो रिलैक्स था। सेकेंड ईयर तक तो वो जो स्कूल कॉलेज वाला हिसाब होता है वही चल रहा था। बट सेकेंड ईयर एंड में जब हमने अपने सीनियर्स को पास आउट होते देखा, तो ये सोचना शुरू किया कि यार अब व्हाट आफ्टर दैट, क्योंकि ऑप्शंस थे, और मैंने केमिस्ट्री इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे पसंद बहुत था केमिस्ट्री पढ़ना, शौक था, जो कि अपने आप में एक रेयर बात थी, किसको केमिस्ट्री का शौक होता है मैं देखता हूँ। बट उससे आप करियर कितना बना सकते हो, यू नो। आपको जब मैंने अपने थर्ड ईयर अपने सीनियर्स को पास आउट होते देखा, आई रियलाइज कि प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री में उस टाइम पे करियर ऑप्शंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। लोग मेडिकल रेप्स जा रहे थे, या आप ऑयल कंपनीज में चले जाओ इन टेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट, जो कि दैट्स नॉट इंटरेस्टिंग। तो हाँ, उस टाइम पे वो सेकेंड ईयर से वो दिमाग चलना शुरू हो गया था कि अब आगे क्या करना है। तो फिर क्या लगा, क्या करोगे, क्या ऑप्शंस क्या थे? लोगों से बात करना शुरू किया, क्योंकि अपने फैमिली ये में, बात है 99 की, अब ये बात हो गई है 2000 की, Y2K 2000 की। और Y2K इज एक्चुअली गुड थिंग दैट यू ब्रिंग अप, क्योंकि उस वक्त ये Y2K बहुत चल रहा था, टेक आईटी, और कि सब खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द Y2K बग। तो मैं पढ़ता था वो, मैंने कहा यार ये भी पता नहीं है क्या चलता रहता है, बट हाँ उससे काफी इंटरेस्ट था इन कंप्यूटिंग एंड कि आईटी में और क्या क्या हो रहा है। तो लोगों से बात करना शुरू किया, अपने सीनियर से और फ्रेंड्स से, और सो ऑन सो फोर्थ। तो कुछ ऑप्शंस निकले, उसमें एक ऑप्शन जो मुझे स्ट्राइक किया वो ये कि आप एमबीए कर सकते हो। एंड एमबीए उस टाइम तक कोई बहुत पॉपुलर ऑप्शन नहीं हुआ था, लॉट ऑफ पीपल डिडंट इवन नो प्राइवेट एमबीए थी नहीं, कम एमबीए थी ना, प्राइवेट बहुत कम थी, बहुत आईएम्स ही थे। हाँ हाँ, आईएम्स थे, आईआईटीज ने शुरू कर दिए थे एमबीए कोर्सेज, बट प्राइवेट तो नहीं थे। पर जैसे मैंने पहले भी अपने डिसीजन इस बेसिस पे लिए थे कि मुझे क्या करना अच्छा लगेगा, किसमें मजा, क्या करने में मजा आएगा, तो मुझे एमबीए का डिस्क्रिप्शन सुन के लगा कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है सुन के, इससे मजा आएगा। और दूसरा साथ में ये भी लगा कि एमबीए विल आल्सो मेक यू कॉर्पोरेट वर्दी, कि देन यू विल बी एबल टू लैंड अ गुड करियर। तो आई रिमेंबर पहला करियर रिलेटेड डिस्कशन जो मेरे फादर के साथ मेरा हुआ था, सीरियस था, मजे वाला था, क्या था? वही बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला ये एमएससी के फॉर्म लाया तो तू भर दे, और मैंने उनको बोला, मैं कहा डैडी मेरे को एमएससी नहीं करना। भाई डांट पड़ी अच्छी खासी। अच्छा, हाँ, एमएससी क्यों नहीं करना? मैंने, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरा एमएससी करके कुछ, मेरे को टीचर नहीं बनना, और मेरा उतना भी अप्लाइड केमिस्ट्री में जाने का मेरे को कोई वो नहीं। तो क्या करोगे एमएससी नहीं करोगे? तो मैंने कहा एमबीए करूंगा। वो क्या होता है? अच्छा, वो क्या होता है? मेरे घर में कोई कॉर्पोरेट में नहीं था। माय फादर यूज्ड टू वर्क फॉर द यूएस गवर्नमेंट, वो अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे। बहन डॉक्टर, भाई जो था वो हॉस्पिटैलिटी में था, मम्मी हाउसवाइफ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, ग्रैंडफादर डिफेंस में थे। तो किसी को कॉर्पोरेट एक्सपोजर नहीं था। आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन माय फैमिली हु गॉट इनटू कॉर्पोरेट। तो माय फादर, किसी को भी नहीं पता था एमबीए क्या होता है, तो कोई मतलब गाइडेंस तो नहीं दे सकते थे, बट दे वर वेरी वरीड कि ये कुछ तो करने का सोच रहा है जिसका कि हमें पता ही नहीं है क्या होता है। तो अच्छी खासी डांट पड़ी थी। अच्छा, बट उसके बाद भी मुझे उसमें कन्विक्शन उस पॉइंट पे इतना था कि मैंने एमएससी के फॉर्म भरे ही नहीं थे। मैंने भरे ही नहीं, कि जो चीज मुझे करनी ही नहीं। केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था आपको? था, बट उससे मैं करियर नहीं बना पाता, ये मुझे समझ में आ गया था। The subject is good. हाँ, कि पर आप केवल पढ़ाई कर करके फिर आगे करियर तो नहीं बना पाओगे ना यार। क्योंकि सक्सीड तो करना था जीवन में, कुछ अच्छा करना था जिसमें कि मन भी लगे और जो कि आप आगे जाके उसमें कुछ कर भी पाओ। वो मुझे उस पॉइंट पे, अब मैं नहीं कहता कि आज ऐसा नहीं हो सकता, 2000 में केमिस्ट्री में प्योर अप्लाइड करके वो मुझे नहीं दिख रहा था। एमबीए इंटरेस्टिंग ज्यादा लग रहा था। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, स्पेशलाइजेशंस होता है। आप एमबीए में आईटी में स्पेशलाइज कर सकते हो, मार्केटिंग में कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो, यू नो, व्हिच वाज वेरी डिफरेंट देन डूइंग अप्लाइड केम। तो बट आई स्टक टू दैट, और फिर मैंने केवल एमबीए के फॉर्म्स भरे थे एंड आई गॉट थ्रू आईआईटी रूड़की। मार्जिनली उनका कंडीशन था कि फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए इन योर बैचलर्स, एंड आई गॉट 60.2। just made it. I just made it. अगर मेरा 60.2 नहीं आया होता तो आई वुडंट हैव बीन एबल टू।
get through. But हाँ, Then you go to IIT Roorkee. I went to IIT Roorkee. Now IIT Roorkee में it was a year long thing. 2 years. Residential, so वहीं पे रह रहे थे हॉस्टल में. बहुत मजे किए होंगे. बहुत मजे. तो टेल मी वन थिंग, जब आप दिल्ली में थे, आप हॉस्टल में तो रह नहीं रहे थे, नहीं, घर पे घर पे रहते थे. इवन दो यू हैड फन, बट लाइफ इन हॉस्टल वर्सेस लाइफ इन अ होम आर वेरी डिफरेंट. हाउ वाज इट डिफरेंट फॉर यू? यार सभी कुछ चेंज हो जाता है. एवरीथिंग चेंजेस. क्या सीखा आपने? हॉस्टल में इंडिपेंडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा घर की वैल्यू, क्योंकि आपको वाकई में घर की वैल्यू, वरना मॉम उसको ग्रांटेड लेते हो. हाँ ठीक हर है. चीज ही फॉर ग्रांटेड लेते हो ना. सब कुछ तो आपको रेडीमेड मिल रहा है. आपको घर का खाना नहीं अच्छा लग रहा कि नहीं हम तो रेस्टोरेंट में खाएंगे. जब आप मेस में खाना खाते हो पहली बार, पता लग जाता तो आपको समझ में आता है कि ओ यार घर के खाने की क्या वैल्यू होती है. मैंने मतलब इन द फर्स्ट ईयर मेरा 8-10 किलो वजन कम हो गया था ओह IIT में, क्योंकि हम खाना ही नहीं खा पाते थे. मतलब आप कह सकते हो कि वो घर के स्पॉइल्ड बच्चे थे. यू नो, बाहर निकले तो पता लगा कि सब कुछ खुद ही करना है. एवरीथिंग, सफाई वफाई सब कुछ खुद ही करना है. यू नो, पहली बार समझ में आया कि भाई दिन रात फ्रेंड्स के साथ कैसे रहते हैं. ट्रू इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है. उससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. तो कुछ शौक पाले उस टाइम पे आपने? नॉर्मली लोग जब हॉस्टल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो मतलब शौक, अब जैसे म्यूजिक का शौक जो ग्रो करना शुरू हुआ वो एक्चुअली IIT में हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पे IIT में बहुत सारे म्यूजिक सेक्शन सोसाइटीज होता है. तो मैंने ऑडिशन दिया तो मेरा वहाँ के म्यूजिक सोसाइटी में हो गया. तो वहाँ पे एज अ वोकलिस्ट मैंने 1-2 बार परफॉर्म किया. तो वहाँ पे फिर आपको लाइक माइंडेड लोग मिलता है तो आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है. तो गिटार सीखने का ख्याल पहली बार वहीं पे आया. थोड़ा और गिटार क्यों सीखा आपने? कोई आपकी मोटिवेशन थी? मजा आता था. और भी कुछ होता होगा? पॉपुलैरिटी होती है एक थोड़ी. यू नो, और लोगों को आप देखते हो तो लगता है वाह भाई क्या गिटार बजाता है. तो हमको भी सीखना चाहिए. तो वो था घूमने फिरने का शौक, वहां से शुरू हुआ फ्रेंड्स के साथ. क्योंकि रुड़की बहुत यूनिकली पोजीशन है ना. आधे घंटे दूर हरिद्वार, पौना घंटा दूर ऋषिकेश, 2 घंटा दूर मसूरी. तो हम लोग बहुत घूमते थे बाइक्स पे या बस पकड़ के. और एक्सट्रीमली फ्रूगल ट्रैवल, क्योंकि भैया पैसे वैसे तो कहाँ से होंगे. पैसे कैसे मिलते थे उस टाइम पे? पॉकेट मनी मिलती थी. कितनी मिलती थी? 1000 रुपये महीना. अच्छा, नॉट बैड, नॉट बैड. हाँ, नॉट बैड फॉर यू नो कॉलेज गोइंग इट. बट वो इट वाज इनफ टू गेट बाय, बट नॉट इनफ टू हैव टू मच फन. you can have too much fun if you Smart about it. if you're smart about it. तो the other thing that जो हॉस्टल ने सिखाई वो ये कि how to be smart with your money. क्योंकि आपको सब कुछ बजटिंग सीखी आपने हॉस्टल? बजटिंग कैसे करते हैं? कुछ हद तक. बहुत ज्यादा लिखना विखने का मेरे को शौक नहीं था, दिमाग में रहता था. तो आई वाज ऑलवेज गुड विद इट इन माय हेड कि भाई रिजर्व में कितना है, अभी कितना खर्च कर सकता है. तो वो मनी मैनेजमेंट मुझे लगता है कि पहला लेसन उसका रुड़की में मिला था कि आप कितने पैसे रेस्टोरेंट में खर्च कर सकते हो. इतनी बार अगर दिल्ली जाना है वापस तो उसमें कितने पैसे लगेंगे. फ्रेंड्स को घुमाने ले जाना है, डेट वेट पे जाना है तो उसमें कितने पैसे लगेंगे. डेटिंग समर एट दैट टाइम? Yes, I was dating people right after 9th class actually, constantly. तब गिटार की जरूरत क्या थी फिर आपको? वो यार वो तो फेज ऑफ लाइफ. Fair enough. So now you are in IIT, सब कुछ खत्म हो रहा है. TCS मतलब it doesn't sound exciting anymore. Now it doesn't. That time it was? Yeah. जब हम लोग पास आउट कर रहे थे 2003, थोड़ा इकोनॉमिक डाउनटर्न का टाइम था. तो बहुत ज़्यादा जॉब्स थे नहीं मार्केट्स में. और उस टाइम पे TCS और इन्फोसिस का एक बड़ा डिफरेंट पोजीशनिंग हुआ करता था. क्या पोजीशनिंग थी? They were considered to be the leaders in technology in India. तो रिस्पेक्ट थी बहुत ज़्यादा. मतलब आपका TCS में हुआ तो घर वाले बहुत खुश हुए थे? बहुत खुश थे भाई. अबे किसी को TCS ना पता हो, टाटा सबको पता है. हाँ. कि भाई लड़के की टाटा में नौकरी लग गई. बस. यू नो, तो चाहे किसी को समझ में नहीं आता था कि तुम करते क्या हो. हाँ, लोग क्या लगता था आप क्या करते हो? कॉल सेंटर में काम करता हूँ. देखो, आपको सुबह कैब लेने आती है, शाम को कैब छोड़ने आती है, और तुम फोन पे बात करते हो, कंप्यूटर है सामने, तो तुम कॉल सेंटर में काम करते हो. सिंपल. राइट. BPO. हाँ, BPO नहीं, BPO भी वो वर्ड किसी को उस जनरेशन को नहीं पता था, बस सबको ये पता था कि कॉल सेंटर करके चीज होती है. तो अच्छा कॉल सेंटर है, और मैं मना भी नहीं करता था. मैंने कहा आपको जो तो कितनी सैलरी थी पहले आपकी? 3.1 लाख पर एनम. आज भी उतनी देते हैं मुझे लगता है. तो 2003 में जब अच्छे पैसे होंगे उस टाइम पे. हाँ यार, तो मैं वो बता रहा हूँ ना, उससे पहले 1000 रुपये महीना जो पॉकेट मनी मिल रही थी. उसके बाद जो मेरी पहली सैलरी आई थी वो हाफ मंथ आई थी, क्योंकि मैंने जुलाई 16 को ज्वाइन किया था. तो 7-8 हज़ार 16 जुलाई को ज्वाइन किया था TCS में, ट्रिवेंड्रम में.
तो 8,000 रुपये टाइप कुछ आए थे शायद, यार हाँ ऐसे कुछ आए थे। तो उसी में इट वाज लाइक कि यू रिच, इतना पैसा तो कभी देखा ही नहीं जीवन में। राइट। तो उस वक्त टोटल टेक होम सैलरी मेरे ख्याल 16-17 हज़ार रुपये महीना थी। तो कोबोल्ट, आपने कोबोल्ट लैंग्वेज के अंदर शुरू किया ना आप? यार टीसीएस जब ज्वाइन करता है ना तो 3 महीने का ट्रेनिंग होता है कहाँ पे उनका होती है? त्रिवेंद्रम में। तब तो सिर्फ त्रिवेंद्रम में होती थी, अब बहुत जगह होती है। तो त्रिवेंद्रम में तो C++ सिखाया था, तो वो सभी की होती है। तो C++ आई लव, ट्रेनिंग में मजा आया था? बहुत मजा आया था, दोस्त बने उस टाइम पे? बहुत ज्यादा। आज अभी भी तक connected है, हो? हाँ हाँ अच्छा, सब। ओके। तो और पूरा साउथ घूमा, क्योंकि त्रिवेंद्रम में थे तो पूरा केरला, एंजॉय किया आपने लाइफ? बहुत। आपने कुछ छोड़ा नहीं है? पूरा केरला घूमा, वहाँ से मुन्नार और इधर उधर, और प्रोग्रामिंग सीखी ढंग से। जो टीसीएस सिखा रही है आपको तो भाई अच्छा ही सिखा रही होगी। सो यू हैड अ ग्रेट टाइम। तो फिर टीसीएस के त्रिवेंद्रम के बाद मेरी पोस्टिंग चेन्नई में हो गई थी। तो चेन्नई में मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था उसमें आई लर्न कोबोल, वो कोबोल बेस्ड था कंप्लीटली। तो 1 साल मैंने वहाँ पे कोबोल कोड लिखा। Then you were in TCS for like 2 years? 2.5 years. 2.5 years. Before TCS, what did you think the corporate world is? And जब एक्चुअली गए वहां पे क्या था, डिफरेंस क्या था? ये यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मेरी फैमिली में ना किसी को बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड था नहीं, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए या क्या काम होगा। अब आपने 21-22 साल पढ़ाई कर ली लाइफ में, और आपने सब पढ़ा है, आपने साइंस भी पढ़ी है, आपने, मेरे पास 12th में बायो थी तो बायो भी पढ़ी है, एमबीए में आपने सब कुछ पढ़ा है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, यू नो एवरीथिंग। and you've gotten into a company that's called Tata Consultancy Services, right? And इंटरव्यू प्रोसेस बहुत जेनेरिक होता है, क्योंकि भाई आप फ्रेशर हो तो वो आपसे क्या ही पूछ लेंगे उस टाइम पे। तो यू हैड नो आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट इन योर फर्स्ट जॉब। तो आई जस्ट वेंट इन विद अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी कि पता नहीं क्या करने को बोलेंगे और मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो क्योंकि ये था कि नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर करियर यू आर एट अ स्टेज व्हेन यू आर बीइंग पेड। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई आप पैसे दे रहे हो ना कॉलेज को, स्कूल को, या यू आर द वन हु इज पेइंग। तो योर ओनली रिस्पांसिबिलिटी इज टू डू वेल एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। अभी ये पहली बार ऐसा लाइफ में स्टेज आया था इन योर फर्स्ट जॉब कि यू आर बीइंग पेड। सो वो प्रेशर टू डू वेल रियली केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई फर्स्ट जॉब। कि पता नहीं ये जो मेरे को 20-21-25 हज़ार रुपये महीने के मिल रहे हैं, मैं इसके लायक कुछ कर पाऊंगा कि नहीं अपनी कंपनी में, या उनको वैल्यूबल लगेगा कि नहीं, या ये लगेगा कि यार इसको तो कुछ आता नहीं है। तो वो एंग्जाइटी के साथ मैं पहली बार टीसीएस के ऑफिस में घुसा था चेन्नई में। डर लगता था? हाँ हाँ ऑफ कोर्स लगता था, क्यों नहीं लगेगा। कब तक लगा डर? मतलब 1, 2, 3, 4 महीने कब तक लगा? कभी तो खत्म हुआ हुआ डर? नहीं यार ऐसी बात नहीं है। मैं उसे डर नहीं कहूंगा, इनसिक्योरिटी कह लो, एंग्जाइटी कह सकते हो आप थोड़ी सी, जिसको कि मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। जब आप एंग्शियस होते हो ना तो आपका और कुछ करने का जज्बा स्ट्रांग हो जाता है। वेरी ट्रू, आई एग्री। और मैं उस एंग्जाइटी को अब भी यूज करता हूँ। मैं भी, आई थिंक दैट ऑलवेज हेल्प्स। तो अभी भी अगर मैं स्टेज पे किसी से कुछ बोलने जा रहा हूँ, या अगर मेरी कोई बहुत सीनियर प्रेजेंटेशन है, तो वो एंग्जाइटी अब भी होती है, बट मैं उस एंग्जाइटी को इस्तेमाल करके प्रिपेयर करता हूँ। क्योंकि मैंने अपने करियर में रियलाइज किया कि एंग्जाइटी से डील करने का एक ही तरीका है कि आप तैयारी करो, और जितनी आप ज़्यादा तैयारी करोगे ना उतनी आपको एंग्जाइटी कम होगी। ट्रू। तो जो करियर के शुरू में मुझे एंग्जाइटी हुई कि पता नहीं क्या करने को बोलेंगे, मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं, या मेरे को निकालना दें नौकरी से, मैंने उस एंग्जाइटी को पॉजिटिवली चैनल करके बहुत फोकस करके सीखा कि भैया कैसे प्रोग्रामिंग होती है। और मेरे को प्रोग्रामिंग का शौक बहुत था। आई रियलाइज दैट मेरे को बहुत मजा आता था कोडिंग करने में। तो अच्छा रहा। तो आप टीसीएस में 2.5 साल रहे, 2.5 साल में कैसे मूव किया? मतलब प्रमोशन मिली, कुछ हुआ, क्या हुआ? 1 साल बाद तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाते हो, क्योंकि आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हो। तो 1 साल में इफ यू डू वेल तो वो आपका ट्रेनी टाइटल हट जाता है, एंड देन यू बिकम अ सिस्टम इंजीनियर। तो वो तो ऑटोमेटिकली हो गया था। बट ग्रोथ ये था कि मैंने जैसे कोबोल में 1 साल काम कर लिया, और मेरे को ये रियलाइज हो गया था कि प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, मज़ा आता है। और ये भी लग रहा था कि स्टैट्स या ऑप्स रिसर्च वाले जो एरियाज है ना उनमें इंटरेस्ट है। जैसे कहीं पे किसी ने कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझाने को बोला तो मैंने समझाया, तो आई लाइक्ड इट, एंड लोगों को भी अच्छा लगा सुन के कि हाँ इसको ये समझ में आता है।
तो उस टाइम पे एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था, सैस। बिल्कुल नया था, किसी को नहीं पता था सैस क्या होता है। तो मैंने कहा यार ये तो एक अच्छी चीज़ लग रही है कि ये स्टैट्स रिलेटेड भी है और प्रोग्रामिंग रिलेटेड भी है। C++ पे कंट्रोल ऑलरेडी अच्छा था, कोबोल आ गई थी। बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख लिए थे मैंने एक साल में। रेक्स सीख लिया था, JCL सीख लिया था। OS 390 एनवायरनमेंट में बेसिकली जितना कुछ सीख सकता है वो मैंने फटाफट सीख लिया था। तो मैंने कहा ये सीखते हैं केवल क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये देख के है क्या? करते हैं क्या है। तो मैंने दिल्ली में वो उस टाइम पे वो CDs मिला करते थे, पालिका बाजार। टाइप्स, हाँ एग्जैक्टली। तो वहाँ से जाके एक CD लिया और अपने घर के कंप्यूटर पे उसको चला के मैंने एक वीकेंड में सारा पढ़ डाला। सैस सीख लिया। सिंपल था। अगर आपको C++ आता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है ना ढंग से, तो सैस जैसे लैंग्वेज सीखना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है अगर आपका एप्टीट्यूड है। तो वो एक वीकेंड में मैंने वो सीख लिया। और बस क्योंकि मेरे को फिर सैस आ गई थी और अपने आप यू गेट ओरिएंटेड टूवर्ड्स कि भाई कहाँ पे TCS में इस तरह के अपॉर्चुनिटीज या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो दिल्ली में एक प्रोजेक्ट निकला जिसमें उनको सैस के रिक्वायरमेंट है और क्योंकि इतनी नई टेक्नोलॉजी थी तो कोई था नहीं जिसको आती हो। तो आई अप्लाइड और मेरा इमीडिएटली हो गया बिकॉज मैंने कर रखी थी। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू एनालिटिक्स। क्योंकि तभी एनालिटिक्स एज अ फेज या ये टर्म भी एग्जिस्ट नहीं करता था, द इंडस्ट्री डिड नॉट एग्जिस्ट। तो उस वक्त अगर आपको कोई पूछता कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हो तो आप एनालिटिक्स कह ही नहीं सकते थे क्योंकि वो इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सो देन फिर मैंने वो सैस पे प्रोग्रामिंग शुरू की, सैस और स्टैटिस्टिक्स पे काम करना शुरू किया। इज इट ट्रू कि आप जब 23-24 के थे आप 40 साल के लोगों को पढ़ा रहे थे? I heard that. Is that true? ये क्या था? मतलब यार ऐसा होता है इन बड़ी कंपनियों में? हाँ होता है यार। सीरियसली? क्योंकि अगर आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो कि सिर्फ आपको आती है और मान लो कि 20-25 हज़ार लोगों की कंपनी है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि सिर्फ आपको आती है और उसकी डिमांड बढ़ रही है और लोगों को सीखना है, तो कंपनी क्या करेगी भाई? जिसको आती है वो उसको लगाएंगे कि तुम सिखाओ अब ये नए नेक्स्ट बैच को। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक इंडस्ट्री। ये बहुत मेरिटोक्रेटिक है। बहुत मेरिटोक्रेटिक है और मैं तो इस बात को बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर मेरिटोक्रेटिक ना हो तो ये कंपनीज कामयाब हो ही नहीं सकती। बैंकिंग इज नॉट लाइक दैट। इफ यू लुक एट प्योर प्ले बैंकिंग, वहाँ पे बहुत अब लॉ भी देख लो, जो प्रोफेशंस है ये बहुत ही हायरार्किकल है। अच्छा। बट टेक में क्या ऑप्शन ही नहीं है। लाइक नाउ जनरेटिव AI, अगर कोई 18 साल के लड़के या लड़की को आता है तो आप सुनोगे उसकी बात। अब मेरे जो टीम मेंबर्स हैं या टीम मेंबर्स नहीं भी हैं, मुझसे 15-15 साल छोटे हैं, अगर मैं देखता हूँ कि वो कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो मुझे नहीं आती तो मैं जाके बोलता हूँ उसको कि यार मेरे को सिखा, तूने कैसे किया। उसमें क्या ब्यूटी है, वही कल्चर है। उसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। अभी भी मैं आई कंसिडर माई सेल्फ कि मेरे को एक्सेल और पावर पॉइंट अच्छा आता है क्योंकि मैंने उस पर बहुत काम किया और बहुत साल काम किया। बट वो इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है तो अभी भी अगर कोई मैं देखता हूँ कि ये एक्सेल पे कुछ ऐसा कर पा रहा है जो मुझे नहीं आता तो आई इमीडिएटली वांट टू लर्न कि यार ये तो मेरे को आता नहीं कि तूने कैसे किया, तो ये मेरे को सिखाओ कैसे किया। तो नथिंग रॉन्ग इन इट। सो इट वाज एग्जैक्टली दैट। मेरे को सैस आता था, इट वाज एन अपकमिंग फील्ड, तो काम आ रहा था, लोगों को नहीं आता था। सो दे टोल्ड मी कि भैया बैंगलोर जाओ और वहाँ एक हफ्ता ट्रेनिंग करो लोगों का सैस पे। और मेरे को तो मुश्किल से 1.5 पहली बार बैंगलोर तब आए थे? पहली बार बैंगलोर तब आया था। तब बैंगलोर कैसा था और आज कैसा है? सो 2003 2004 5 होगा ये। एंड 2023, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन। अनरिकग्नाइजेबल है। तब तो ये एयरपोर्ट नहीं था, तब शहर के बीच में HL एयरपोर्ट वाला हुआ था। हाँ बिल्कुल शहर के बीच में एयरपोर्ट था जहाँ पे वो क्रिकेट स्टेडियम है, आई थिंक उसके पास को था और TCS का ऑफिस भी वहीं कहीं पे था और आई वाज स्टेइंग एट अ गेस्ट हाउस और ट्रैफिक वैसे ही था। तो आई रिमेम्बर दिस क्योंकि मुझे जब बोला गया था कि आपको ऑफिस इतने बजे पहुंचना है और इतने बजे की फ्लाइट है, तो मैंने कहा कि ऑफिस तो ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा 15 मिनट में। तो उन्होंने कहा नहीं जी 15 मिनट में आप कहीं नहीं पहुंचोगे। कहीं नहीं पहुंच। कम से कम आप लगा के चलो कि 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मेरे को बहुत सरप्राइज हुआ था, मैंने कहा 1-1.5 घंटा कैसे लग सकता है इतने से डिस्टेंस में। तो वो तो सिनारियो था। बट जैसे अभी माहौल देखते हो आप, एनर्जी है, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, बहुत फर्क है। नहीं था ना? नहीं बहुत फर्क है। तो जो अभी का वाइब्रेंसी है और जो आपको एनर्जी दिखती है, जैसे कल हम लोग इवेंट में थे एंड यू मीट अप विद सो मेनी पीपल एंड यू कॉन्स्टेंटली हियर अबाउट कि जो जो नया यहाँ पे हो रहा है वो एक बिल्कुल ही वाइब ही अनप्रेसिडेंटेड। तो लुक एंड फील के मामले में जितना फैल गया है शहर और जितना नाम आता है उतना कोई तब नहीं जाता था यार। बहुत बहुत बड़ी कंपनियां थी यहाँ पे उस टाइम पे? मैं तो TCS को ही जानता था, इन्फोसिस रही होगी, ग्लोबल एमएनसीज नहीं थी? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो। मेरे को उतना उस टाइम पे एक्सपोजर भी नहीं था।
मेरा बैंगलोर आना केवल इतना होता था कि आप गेस्ट हाउस में रह रहे हो, टीसीएस जा रहे हो, अपना ट्रेनिंग उस टाइम पे बैंगलोर में पब्स वगैरह आए थे नए, थे। और तब दिल्ली में नहीं थे मेरे ख्याल से, तो आपने कभी देखा, कोई गए कहीं? हाँ गए थे, वो एमजी रोड है ना मेरे ख्याल से, वहीं पे थे तब, लाइन से हुआ करते थे और हम लोग जाते थे। अच्छा, नाइस। इट वाज गुड टाइम। सो नाउ आप टीसीएस में हो, 2.5 साल आपको हो गए हैं। आई एम अज्यूमिंग यू गोइंग अप द लैडर। घर वाले खुश है, लड़का टाटा में काम कर रहा है, लड़का भी खुश है, नई नई चीजें सीख रहा है, 40 साल के लोगों को सिखा रहा है। फिर ये स्टार्टअप ज्वाइन करने का क्या मतलब फितूर था? ऐसा लगा कि जितना एग्रेसिवली सीख सकता हूँ वो अब नहीं सीख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा लर्निंग कर्व स्लो हो रहा है, क्योंकि काफी 9 to 5 टाइप का एक Feeling आ गई थी। फील आ गई थी इतनी यंग एज में, 25 साल की उम्र में, कि आप सुबह 9 बजे कैब में बैठ रहे हो और 6 बजे वापस आ जा रहे हो, बेकार है। तो वो मज़ा नहीं आ रहा था कि कुछ नया कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। तो अब क्योंकि सैस अच्छे से आ गई थी, एनालिटिक्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, एनालिटिक्स वर्ड यूज किया था आपने कभी लाइफ में उस नहीं टाइम? नहीं था ही नहीं, था ही नहीं, वर्ड ही था ही नहीं। नहीं, क्या वर्ड था? तब तक नहीं था, वर्ड क्या था? कुछ भी नहीं था। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही था, क्योंकि सैस वो स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल सिस्टम, यस यस यस। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही था। वो लोग अलग अलग चीजें बोलते रहते थे। हाँ। तो मैंने पहली बार जब एनालिटिक्स वर्ड सुना था, वो इस कंपनी के पर्सपेक्टिव से सुना था। वही एक फ्रेंड ने बताया, कॉलीग ने, कि ऐसे कंपनी है इंडक्टिस, एंड दे आर लुकिंग फॉर पीपल टू, इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, मुश्किल से इंडिया में तब 10-15 लोग थे। तो वो एक्साइटिंग लगा मेरे को सुन के, कि मैंने कहा यार। और जब मैंने वहाँ लोगों का प्रोफाइल देखा, तो वहाँ एक से बढ़कर एक इंस्टीट्यूट्स के लोग काम कर रहे थे, ऑल द टॉप IITs, ऑल टॉप IIMs वो आप जब काम कर रहे थे टीसीएस में या फिर इस कंपनी में, एंड आप नॉन आईआईटीएन थे, एंड आई एम श्योर आपके अराउंड बहुत थे, जैसे आपने बोला, कभी फीलिंग हुई कि यार, और चलो आप भी आईआईटी रुड़की से एमबीए थी आपकी, बट एक जो आईआईटी इंजीनियरिंग होता है और एक आईआईटी एमबीए में फर्क तो है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेट्स बी ऑनेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक की बात ही नहीं है। आपको कभी फील हुआ? हाँ होता ही था, मतलब ये लगता था कि यार compete तो उन्हीं के साथ करना है ना, आप अंदर तो आ गए, बट compete तो करना ही है। तो वो अपस्किल करने का बहुत वो जज्बा रहता था कि हंगर थी। हाँ हाँ, कि आप अगर एक इसको डिसएडवांटेज कह लो, कि आप एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हो, एक डिसएडवांटेज है। तो आपको उसको अगर पूरा करना है, उसकी भरपाई करनी है, तो आपको सीखना पड़ेगा फटाफट। शायद जो मैंने सैस सीखा, या जो मैं कॉन्स्टेंटली कुछ नया सीखने की फिक्र में रहता था, वो उसका एक इफेक्ट था, कि आप कैसे रेलेवेंट, या आप कैसे सेम लेवल पे बात कर पाओगे। तो वो था। और जब मैंने देखा कि ये कंपनी है जिसमें कि सारा ही पीयर ग्रुप ऐसा ही होने वाला है, तो फिर वो, तो मैंने कहा यार इसमें हो गया तो मजा ही आ जाएगा। और बट उस कंपनी का कल्चर उस वक्त इस तरह भी फेमस था कि भाई वहाँ दिन रात काम करना होता है। अच्छा। वहाँ कोई वीकेंड नहीं है, वहाँ कोई 9 to 5 नहीं है। अगर वहाँ एडमिशन हो गया, एडमिशन इन द सेंस कि अगर वहाँ पे आपका क्लियर हो गया, तो मज़ा बहुत आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा, बट कोई वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मैंने कहा अपने को क्या करना है वर्क लाइफ बैलेंस का। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिए, इतने इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज थे यार वहाँ पे। 3 राउंड हुए, 3 राउंड से, तीनों में केवल पजल्स, पजल्स उस टाइम पे हाँ, केवल पजल्स, एक के बाद एक, और लॉजिकल पजल्स, और सैस का कोड भी, आई थिंक एक इंटरव्यू में सैस कोड भी लिखवाया था, एंड आई गॉट थ्रू। So this was a startup which eventually got sold to EXL. Yes. I think for 50-60 million or something like that. And this was, you were there for about 2 years? मतलब मैंने 2006 में ज्वाइन किया था। आई थिंक EXL एक्विजिशन हैपेंड इन 2016, 16 में, सॉरी 2006। हाँ, तो 1.5-2 साल बाद वो EXL बन गया था। देन फिर हम लोग EXL रीबैच हो गए सब। तो फिर मैं वहीं था। तो अभी आप जब शुरू में, आई थिंक द प्रमोटर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रमोटर? संदीप त्यागी। So you worked with him? डायरेक्टली तो नहीं, बट हाँ, But you observed him. हाँ, I observed him. And when you observe these Indian promoters, these Indian entrepreneurs, you learn a lot. Oh, of course you learn a तो lot. आपने क्या सीखा उनसे? यार बहुत कुछ सीखा। मतलब मैं अभी भी क्रेडिट अ लॉट, जो भी आता है, जो कुछ भी करते हैं डे टू डे, सब कुछ ही आप सभी कुछ सीखते हो। आप उनका बात करने का तरीका, कॉल में आके वो खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका विजन क्या है, आप एक हिंदुस्तान में शुरुआत करके कहाँ तक आपका दिमाग जा सकता है, स्काई इज द लिमिट जिसे कहता है ना, वो पहली बार वो देखने को मिला कि यार ये तो सब यहीं के ही लोग तो हैं। कोई पुणे का है, कोई एक मुजफ्फरनगर के भी थे वहाँ पे, सब छोटे छोटे शहरों के, बट बहुत सबने इतना अच्छा किया था करियर में, सब टॉप इंस्टीट्यूट्स के पढ़े हुए,
एंड वो पहली बार देखा कि कंपनी बिल्ड करना किसे कहता है फ्रॉम स्क्रैच, एंड यू नो, और वहाँ पे पहली बार देखा कि काम में पैशन क्या होता है, कि आप जॉब केवल इसलिए नहीं कर रहे कि जॉब करनी है, कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो दैट इग्नाइट्स अ फायर इन योर बेली, यू नो, कि आपको ये करने में मजा आ रहा है, आपका पीयर ग्रुप इतना सही है कि वो एक वापस से कॉलेज टाइप फील आने लगती है, यू नो, कि आप काम भी कर रहे हो, आप फन भी कर रहे हो और मजा आ रहा है। वो वाला जो फील था ना पहली बार, वो वहां पे रह गया, बहुत मजा आया उसमें, पता नहीं लगता टाइम कैसे निकलता है, एंड यू डोंट माइंड वर्किंग वीकेंड। हम लोग ऑफिस में सो जाते थे रात को कितनी बार, यहाँ तक कि हम लोगों ने मतलब टूथब्रश वगैरह रख लिए थे ऑफिस अच्छा। में। हाँ हाँ, मतलब पूरा सिलिकॉन वैली काइंड ऑफ पूरा, और बहुत साल वैसा काम किया, बहुत साल, और बहुत एंजॉय किया। और डिफाइनिंग मोमेंट था अभी करियर का। जितना उन फॉर्मेटिव इयर्स में सीखा उसका कोई मुकाबला ही नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। इफ यू कुड गो बैक इन दैट पीस, दोस 3 years you worked there, 3 years नहीं ना, मतलब अक्वायर होने के बाद भी मैं वहीं हाँ, था, मतलब तो मैंने उस कंपनी में 7 साल काम 7 किया। साल काम किया। मैं 2-3 साल की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज जब EXL ने एक्वायर नहीं किया होगा उससे पहले मुझे लगता है कल्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। काफी हद तक वो कल्चर कम से कम 5-5.5 साल तक तो था वैसा, 5-5.5 साल जो कल्चर था वैसा ही था। आज आप वापस जाके देखते हो, what differently could you have done? I know you did very well, but you would have done something differently. What would that be? Because opportunity बहुत थी उस टाइम पे। हो सकता है आप अपनी स्टार्ट कर लेते, हो सकता है आप कोई और रोल कर रहे थे, हो सकता है कुछ आप किसी MNC का सेम बिजनेस को खड़ा कर देते, मतलब पॉसिबिलिटीज एंडलेस होंगी। नाउ दैट आई थिंक, या मैं एक्चुअली अगर हाइंडसाइट में देखूं तो मैं शायद कुछ डिफरेंटली करता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस प्रेशर को मैंने देखा उस टाइम पे झेल नहीं पाए। चर्न बहुत था, क्योंकि अट्रिशन कितना था? हाँ, अट्रिशन बहुत था। बहुत था यार, 35-30-35%। अच्छा, उस टाइम पे और कंपनीज में अप्स एंड डाउन्स भी होते थे, तो पीपल वो लेट गो ऑफ ऑल्सो, पर आई थ्राइव्ड इन दैट प्रेशर। मेरे को उससे दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मैं हमेशा उसको पॉजिटिवली लेता था कि प्रेशर इसलिए है कि कुछ आपको करने को बोला जा रहा है जो आपको आता नहीं है, तो सीख लोगे तो बेटर हो जाएगा। तो वो बहुत अमेजिंग टाइम था उस टाइम, बहुत अमेजिंग टाइम था। बहुत डांट भी खाते थे सीनियर्स से, डांट खाई है आपने? बहुत डांट, झाड़ खाई है? बहुत है भाई साहब, प्रॉपर प्रॉपर, झाड़, मतलब हाँ हाँ, क्रैश तरीके से, हर तरह से। और आपने आपको बुरा नहीं लगा कभी? नहीं नहीं, बुरा उस वक्त तो लगता ही था सुन के कि यार ये क्या गुजर रही है अपने पे, पर नहीं, आजकल लोगों का काफी हो गया ना कि आई वुड नॉट टॉलरेट दिस एंड ऑल ऑफ दैट। बात ये है कि अगर आपको बाद में ये समझ में आया कि जिस वजह से डांट पड़ रही है वो अगर ठीक है वो वैलिड है, तो फिर आप झेल जाते सुन हो। लो। और दूसरा ये, आप किससे झाड़ खाओगे? अगर वो बंदा एक लेवल पे है और वो आपको इसलिए झाड़ रहा है कि वो आपको बिल्डअप करना चाहता है, तो यार उससे बेटर मेरे को नहीं लगता कि बहुत सही कोई बात आपको मैनेजर मिल सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं आज भी उन मैनेजर्स का थैंकफुल हूँ। मेरा जब प्रमोशन होता है या कुछ लाइफ में अचीवमेंट होती है ना, तो मैं उनको याद करता हूँ कि सर मैं उस टाइम पे आपसे झाड़ खाता था, बुरा भी लगता था, पर अगर मैं उस वक्त आपने इतनी मेरे साथ मेहनत नहीं की होती और इतनी पेशेंस नहीं दिखाई होती जितनी आपने दिखाई, वेरी ट्रू। तो मैं सीखता ही नहीं। मतलब उनको पड़ी थी ना आपकी, दे रियली केयर्ड, दैट्स व्हाई दे एक्चुअली डिड, राइट? बिल्कुल। एल्स दे वुड हैव रिप्लेस्ड यू। इतनी बड़ी कंपनी है। वो अच्छी खासी झाड़ पड़ती थी यार। और अब मैं अपना वर्क आउटपुट देखता हूँ, उससे कितना इम्प्रूव हुआ, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो फर्स्ट 10 years ऑफ योर करियर बेसिकली यू वर्कड इन इंडियन कंपनीज, 9-10 इंडियन कंपनीज, बट फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, ऑल ऑफ देम, बट स्टिल एट हार्ट इंडियन कंपनीज। हाँ, Promoters are Indians. इंडियन प्रोमोटर्स। Then United Health Group happens. Then हाँ, UHG happened in 2000। How did that happen? And that time UHG अगेन इंडिया में तो अब भी लोग जानते हैं बिकॉज आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है। उस टाइम पे तो कोई नहीं जानता होगा UHG को इंडिया में। इट्स फॉर्च्यून 5 कंपनी, बट इंडिया में कितने लोग जानते थे उस टाइम? कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। तो फिर क्या हुआ है, कैसे हुआ UHG का ये? यार मेरे को बैंकिंग क्रेडिट कार्ड में काम करते हुए 10 साल हो गए थे, तो वही स्टेज आ गया था कि प्रॉब्लम रिपीट से हो रहे थे। वही कि भाई एक रिस्क मॉडल बनाना है, एक मार्केटिंग मॉडल बनाना है, क्रेडिट कार्ड्स और बेचते हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा फिर से कुछ नया करने का मज़ा है। तो कंसल्टेंट का ही कॉल आया था कि ऐसे ऐसे करके कंपनी है, वो अपनी उस टाइम पे नौकरी वगैरह तो आ गया था ना, Naukri.com वगैरह। हाँ, बट ये नौकरी के थ्रू नहीं था, ये कोई और कंसल्टेंट था। तो दे सेड कि एक अमेरिकन कंपनी है, साइज वाइज कुछ नहीं बताया था, नाम बताया था, और हेल्थ केयर में है,
और वो इंडिया में अपनी पहली डेटा साइंस टीम इन हाउस सेटअप करना चाहते हैं। अभी तक कंसल्टेंट्स के साथ काम करते थे, तो आप अप्लाई करके देख लो। अब मैंने कंपनी की वेबसाइट देखी, मैंने कभी नाम नहीं सुना था, क्या है ये? तो मैंने देखा कि भाई अच्छी बड़ी कंपनी है। तब भी इट वाज इजीली आई थिंक इट वाज अ $70 बिलियन इवन एट दैट पॉइंट, तो अच्छी बड़ी कंपनी है। नहीं 2012, तो छोटी तो है नहीं। और फिर मैंने देखा ये कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कितनी एनालिटिक्स होती है। मैं 10 साल से बैंकिंग में कर रहा था, उस तक बैंक टाइम में बैंकिंग में एनालिटिक्स का अडॉप्शन काफ़ी हो गया था। Amex was the pioneer, ना? Amex was the pioneer, बहुत सारी बैंक कर रहा था। देखो क्रेडिट रिस्क में अच्छे से एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा था, यू नो, रिस्क डिसीजनिंग के लिए, अंडरराइटिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। मार्केटिंग में एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा था। तो एनालिटिक्स काफ़ी हद तक एक मैच्योरिटी स्टेट पे बैंकिंग में आ गई थी। हेल्थ केयर में मैंने देखा कि 2012 में एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा था। वजह क्या थी? कंप्लायंस, डेटा नहीं था और बस अडॉप्शन नहीं हुआ था। अडॉप्शन, जरूरत नहीं लगी, ज़रूरत नहीं लगी। बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी तब भी, यूएस हेल्थ केयर वॉज वेरी बिग, मैसिव, बट कोई डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। वो मुझे लगा अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि आप एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल तो छोड़ो, मैं एक सिंपल सा डिटर्मिनिस्टिक रूल भी बना दूंगा ना, तो इट विल हैव मैसिव इम्पैक्ट। पहला रीज़न। दूसरा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हेल्थ केयर में कभी काम नहीं किया, यूएस हेल्थ केयर में तो बिल्कुल ही नहीं काम किया। तो मैंने कहा फिर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लर्निंग अगेन बहुत होगी, पेस ऑफ लर्निंग बहुत अच्छा होगा। और तीसरा, मुझे लगता था कि हेल्थ केयर एज अ सेक्टर अगले 10 साल में केवल दुनिया में नहीं, इंडिया में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और जब इंडिया में हेल्थ केयर ग्रो करेगा एट दैट पॉइंट इन टाइम, मैं इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से आई मेड द डिसीजन। Tell me one thing, this was 2012. That time a lot of your IIT batchmates and all of those people, lot of these pure play analytics companies were being formed. Yep. Lot of Sigma थी 2006 में। उस टाइम पे बहुत सारी खुल रही थी, छोटी भी, कुछ काफी बंद भी हो गई जो मैं नाम भी नहीं बता, बट बहुत सारी खुल रही थी। और उस टाइम पे एक इंडिया में थोड़ा स्टार्टअप बस शुरू हो गई थी। फ्लिपकार्ट वगैरह की थोड़ी बहुत बातें हो रही थी। एंड आपसे मैं जब भी बात करता हूँ, आप तो एकदम धंधे वाली बात करते हो मेरे से। सो आपको उस टाइम पे कभी लगा कि यार कुछ अपना करते हैं? नहीं लगा। क्यों? यार पता नहीं, शायद वो रिस्क एपेटाइट नहीं था। ये एक वजह लगती है मेरे को, या ये कह लो कि शायद उतना एक्सपोजर नहीं था। मतलब अगर कोई मुझसे उस वक्त ये कहता भी ना कि आप अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। क्या करूं, शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं। वो मन में ही नहीं आई। बट यू राइट, लोग कर रहे थे, पर मेरा कभी उस तरफ रुझान हुआ नहीं। तो मुझे इसी में बड़ा मजा आ रहा था, कॉर्पोरेट में मन लग रहा था। और मैंने कहा अभी ये करता है। अब आप ऑप्टम, यूएचजी, जो भी आप उसको कहो, आते हो, यू स्टार्ट, आई थिंक यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन दिस टीम। या इन द टॉप फर्स्ट 5 you take it up to a team of 2000 people. What the hell happened there? What is going on? Can you explain to us how does this happen? बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग जर्नी थी। जैसा कि मैंने बोला, पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एनालिटिक्स का कोई नामो निशान नहीं था। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, कोई डेटा वेयर हाउसेस नहीं थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर टूलिंग कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों को एक टारगेट दिया गया था कि आपको एनालिटिक्स को लेवरेज करके हमको कुछ इम्पैक्ट दिखाना है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। अगर आप कामयाब हो गए तो देन वील ग्रो इट फर्दर। तो thankfully I was able to build a team and a good team and we were able to show that impact in one line of business. अब जब आप एक लाइन ऑफ बिजनेस में अच्छा करते हो तो सडनली मोर पीपल गेट इंटरेस्टेड। तो धीरे धीरे करके, अब क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी ग्रो कर रही थी और हम लोग इम्पैक्ट दिखा पा रहे थे। देखो एनालिटिक्स में एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू इज व्हाट मैटर्स, कि आप बिजनेस को वैल्यू क्या सेविंग्स, कल भी हम यही बात कर रहे हैं ना, सेविंग्स हो, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो, चाहे कंप्लायंस हो, चाहे कंज्यूमर एक्सपीरियंस हो, बट इवेंचुअली इट इज द बॉटम लाइन या वैल्यू आप इवेंचुअली कुछ तो बिजनेस के लिए ड्राइव कर रहे हो ना। हाँ, बातें नहीं चाहिए। आप अगर बड़ी बड़ी बातें दिखाओ, वो उसकी वैल्यू कम। मैंने ये बना दिया, वो बना दिया, आपका यूजर पूछ रहा है उससे हुआ क्या। अगर आपके पास उस हुआ क्या का जवाब नहीं है ना, सो व्हाट का, तो जो आप करो वो बेकार है। चाहे वो कुछ हुआ भी हो तब भी वैल्यू नहीं। हाँ, हाउ डज इट इम्पैक्ट द P&L ऑफ द कंपनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब जैसे हम लोग वो करना शुरू किया तो हर बिजनेस से डिमांड आने लगी। तो हमने एक लाइन ऑफ बिजनेस से शुरू किया था, फिर दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस, फिर तीसरा, और यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप तो बहुत बड़ी कंपनी है, ह्यूज। तो हर लाइन ऑफ बिजनेस के साथ धीरे धीरे काम करने लगे और कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी।
और लाइन ऑफ बिजनेसेस ऐड हो रहे थे और हम लोग सबके साथ काम कर रहे थे, तो टीम बढ़ती गई उसके साथ। अब वो दिक्कत है कि टीम इतनी बड़ी है कि ऐसा लगता है कि कोई और तरीका होना चाहिए एनालिटिक्स वैल्यू ड्राइव करने का, बजाय इसके कि आप टीम ही बड़ी करते रहो। तो फिर कॉन्वर्सेशन प्रोडक्ट्स की तरफ जाने लगता है या रीयूजेबिलिटी की तरफ जाने लगता है। तो उस तरफ है डायरेक्शन। तो आज आप लोगों के पास कितने 40,000 लोग हैं इंडिया में? हाँ, इतना करीब है। जब आपने ज्वाइन किया तब कितने थे? तब तो मेरे ख्याल 8-10 हज़ार था। तब थे 8-10 हज़ार। मेरे ख्याल 8-10 हज़ार था। मेरे को एग्जैक्टली मैंने ये सब देखा नहीं था यार। मेरे लिए ये सब चीज़ें ना कभी उतनी मैटर नहीं। मेरे करियर में आपने देखा ही होगा, जब मैंने टीसीएस छोड़ के ये छोटी कंपनी ज्वाइन की थी, तब टीसीएस ऑलरेडी $1 बिलियन कंपनी थी। तब भी हाँ, तो होगी ऑब्वियसली। $1 बिलियन कंपनी हो गई थी और मैंने वो छोड़ के एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भाई 20,000 लोग हैं कि 50,000 लोग, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ उस कंपनी में, मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप ऑप्टम में इतने साल हो गए, स्टिल देयर। आई एम श्योर बीच बीच में कई अपॉर्चुनिटीज आई होंगी, आई एम श्योर, एंड कोई वजह होगी आपने वो नहीं ली, वो वजह क्या थी? मेरे लिए यार सब्जेक्ट में ना डेप्थ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कह लो, या पर लोग एडवाइस भी मांगते हैं, तो मैं कहता हूँ कि करियर सक्सेस के लिए, खासकर आजकल के ज़माने में व्हेन एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट कि यार जन एआई और ऑटोमेशन, हम लोगों की जॉब्स तो नहीं ख़त्म हो जाएंगी एंड ऑल ऑफ दैट, डोमेन डेप्थ इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एरिया इज़ मुझे लगता है कि इरिप्लेसेबल होती है। मैंने 10 साल बैंकिंग में काम किया, तो मैं बैंकिंग के बारे में फेयरली इंटेलिजेंटली बात कर सकता हूँ। 10 साल मेरे को यूएस हेल्थ केयर में हो गए काम करते हुए। अभी भी कोई मुझे कहेगा कि क्या आप यूएस हेल्थ केयर एक्सपर्ट हो, तो मैं किसी भी हालत में हाँ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो एरिया कितना डीप है। तो मुझे ब्रॉड एरिया, बहुत सारे एरियाज़ का यूएस हेल्थ केयर में आइडिया है, बट किसी भी पर्टिकुलर एरिया उससे आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुमको सारा आता है, नहीं आ सकता। तो अगर मैं मान लो हर 2-2, 3-3 साल में डोमेन चेंज करता रहूँ, तो आप बहुत इंटेलिजेंटली तो यार किसी भी एरिया के बारे में नहीं बात कर सकते ना आप। वेरी वेल सेड। मेरा कोर एरिया एनालिटिक्स है, मैंने 20 साल एनालिटिक्स एआईएमएल में काम किया है, उसके बारे में आप मुझसे जितना मर्जी बात कर लो, पर वो एरिया किसी डोमेन में तो अप्लाई होगा। अगर आपको वो डोमेन ही नहीं आती इंटेलिजेंटली, तो कोई भी बिजनेस यूजर आपसे क्यों बात करेगा? आपको डोमेन ही नहीं आती, आपको हथियार, आपके पास एक टूल तो है, पर वो टूल कहाँ मारना है, आपको अगर वो क्लैरिटी नहीं है, तो मेरे लिए तो जितनी यूर इररेलेवेंट। तो ये मेरे को एक मेरे मेंटर ने कोच किया था इस चीज़ पे। कौन थे मेंटर? मेरे मेंटर एक ललित करके हैं, वो इंडक्टिस में हेड ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो मैं उनसे हमेशा टच में रहता हूँ। तो आज भी टच में आप? अभी भी उनसे एडवाइस लेता हूँ रेगुलरली। तो 15-16 साल पहले उन्होंने मुझे बोला था कि यार डोमेन फोकस जो है ना, वो इज़ द की टू सक्सेस, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जा रहे हो, कंसल्टेंट हो। एज अ कंसल्टेंट एनालिटिक्स एक टूल है आपके पॉकेट में, पर कंसल्टेंट को अगर बिजनेस की समझ नहीं है तो क्यों कोई बात करेगा आपसे। और ये जिन एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें एक्सपर्टीज 2-2, 3-3, 2.5 साल में नहीं बनती, नहीं बनती। आपको, जब मेरे को यूएसजी में 2.5 साल हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मैं किसी को जाके बोलूँ कि मुझे यूएस हेल्थ केयर आता है क्योंकि मैंने उसमें 3 साल काम किया, तो लोग हंसेंगे आप पे, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। तो इस वजह से मेरा प्राइमरी रीज़न था कि आई वांटेड टू गेट टू अ पॉइंट वेयर आई कैन बी कंसिडर्ड अ नॉलेजेबल पर्सन इन दैट एरिया, कि भाई ठीक है, 10 साल बैंकिंग में काम किया, 10 साल यूएस हेल्थ केयर में काम किया, तो आपको 2 डोमेन्स तो अच्छी तरह आते हैं। दूसरा, कंपनी का कल्चर ऐसा है कि कभी लगा नहीं कि कुछ और करने की ज़रूरत है, और लर्निंग कॉन्स्टेंटली बहुत रही। कल्चर तो बहुत अच्छा है कंपनी का, क्योंकि इतने एरियाज में आपको एक्सपोजर मिलता है ना। आप फ्रॉड बेस्ड अब्यूज में भी काम कर रहे हो, आप कंज्यूमर एक्सपीरियंस में भी काम कर रहे हो, आप हर एरिया में जो कि आपको एक्सपोजर शायद 5 अलग अलग कंपनीज में जाना पड़े जिसके लिए, वो सारा एक्सपोजर आपको एक कंपनी में मिल जाता है, क्योंकि स्केल है बहुत बड़ा ऐसा। तो ज़रूरत क्या फिर? तो अभी लेट्स वी ट्राई टू लुक एट योर करियर, राइट? 22-23 साल, कितने साल क्या शुरू मैंने काम करते हो कितना? टोटल 20 साल। 20 साल हो गए। 20 साल के अंदर लेट्स ट्राई टू एनालाइज अ फ्यू थिंग्स। अगर आप अपने करियर को क्रिटिकली इवैल्यूएट करो, कैसे करोगे? क्रिटिकली इवैल्यूएट करूँ तो बहुत सारे तरीके हैं क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के, क्योंकि डिसीजन पॉइंट्स बहुत सारे आते हैं करियर में। आप एक जनरलिस्ट लीडर बन सकते हो, वेयर यू कैन से कि मैं एक बड़ी सी टीम लीड करता हूँ। आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो एक पर्टिकुलर एरिया में, से कि मेरे को बड़ी सी टीम नहीं लीड करनी, मैं एक पर्टिकुलर एरिया का एक्सपर्ट हूँ और मैं यही काम करता हूँ। या आप एक स्टार्टअप में जा सकते हो,
या आप एक कम्प्लीटली अलग एरिया में जा सकते हो, जैसे आजकल हम लोगों की फील्ड की इतनी डिमांड है, आप एजुकेशन में जा सकते हो, आप लोगों को पढ़ा सकते हो इस फील्ड में, बहुत बहुत सारे काम कर सकते हो आप। और इन चीज़ों का कोई कंपैरेटिव तरीका नहीं है गेज करने का कि अगर मैं ये ना करके कुछ और करता सही बात, तो क्या वो बेहतर रहता। वो तो थैंकफुली लाइफ विल नेवर लेट यू कंपेयर, क्योंकि जीवन में अगर आप एक चॉइस कर लेते हो ना तो दूसरा रास्ता उसी वक्त खत्म हो जाता है। तो आपको पता ही नहीं कि मैं उस राह जाता तो क्या मिलता। कुछ रोल मॉडल्स रहे आपकी इस जर्नी में हाँ, बहुत सारे जिन्होंने आपको हेल्प किया, मेंटोर की कुछ नाम लेना चाहोगे आप? यार। रोल मॉडल्स कुछ जिनके साथ आप मेंटोर व्हाटएवर यू कॉल देम, ललित जैसे मैं कह रहा हूँ, वो तो मेंटर फॉर लाइफ, हमेशा मैं उनसे। आप 2-3 रोल मॉडल्स के नाम लीजिए और एक एक चीज जो आपने उनसे सीखी है, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर अस टू लर्न। तो ललित से मैंने लॉन्ग टर्म विजन सीखा कि लंबा कैसे सोचता है। लंबा गेम खेलो, हाँ, कि आप 6 महीने के लिए नहीं सोच रहे हो, आप 1 साल के लिए नहीं सोच रहे हो। 20-30 साल के लिए। करियर मैराथन है ना, स्प्रिंट नहीं है। तो आप सोचो कि 10 साल बाद क्या रेलेवेंट होगा और उसके लिए तैयारी आज से शुरू करो। अर्नब डे, वो भी इंडक्टिव में प्रिंसिपल थे, उनसे मैंने सीखा कि घिसाई की कितनी कीमत है, मेहनत, और बहुत घिसाई कराई उनसे। रितेश अग्रवाल से मैंने सीखा कि इंटेलिजेंस को अप्लाई कैसे करते हैं, वहीं के इंडक्टिव के। वो भी रितेश के साथ बहुत काम किया, अभी उनसे टच में हूँ। मैकिंजी में काम करता है वो, न्यूयॉर्क में। वाओ। तो probably the smartest man I've met. रितेश, Absolutely. कोर जो जिसको इंटेलिजेंस कहता है ना, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, उनसे वाओ, स्ट्रॉन्ग नहीं था किसी का। जसजीत भी EXL में थे, और अब अमेजोन में है। उनसे मैंने सीखा कि इन सब चीज़ों को एक पर्सनेबल ह्यूमन लीडर की तरह कैसे साथ में लाया जाता है। लोगों को लगता है कि ये चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कि अगर आप बहुत तेज हो तो आप अच्छे पीपल लीडर नहीं हो सकते, बट ऐसा नहीं है। तो मैंने जसजीत से सीखा कि भाई ये बंदा इंसेनली इंटेलिजेंट भी है, बहुत केपेबल है, और एक बहुत अच्छा पीपल लीडर भी है, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप और कनेक्ट्स भी बना पाता है, विच वाज माइंड बॉगलिंग। उनसे मैंने ये भी सीखा कि आप लोगों को जब अकाउंटेबिलिटी देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर छोड़ते हो, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल डेलीगेट करना उनसे सीखा। तो ये तो वर्क प्लेस के जो लीडर्स थे। बाकी आप एक आइकन्स जैसे होता है, रॉजर फेडरर, द टेनिस ग्रेट। ओह, आई एम अ ह्यूज टेनिस फैन। ओह वाओ, ओके, वी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट विंबलडन। हाँ, तो रॉजर का एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मैं ह्यूज फैन, और उनसे कि यू नो कि वो ही वाज एट द टॉप फॉर लाइक द लॉन्गेस्ट 10 years एट द एब्सोल्यूट टॉप, एंड ही सेड कि गेटिंग टू द टॉप इज इजियर देन स्टेइंग देयर। वेरी ट्रू। Which was जब मैंने स्टेटमेंट पहली बार सुना था ना, कमिंग फ्रॉम अ गाय लाइक रॉजर फेडरर हु मेक्स इट लुक सो इजी, यू नो, उसको खेलते हुए देख के, खासकर इन द 2005 to 2012 एरा, ऐसा लगता था कि दिस इज लाइक एफर्टलेस, कि इसको तो ये ही विल जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग एंड कम एंड विन विंबलडन। इट्स लाइक, यू नो, इट्स सो सिंपल फॉर हिम। एंड जब उससे आप सुनो कि भाई हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टे एट द टॉप, तो उससे वो मैराथन वाला फीलिंग और रीइंफोर्स होता है कि अगर आपको लंबे समय तक सक्सेसफुल रहना है तो आपको कंटिन्यूअसली ये ग्रोथ पाथ करते रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंटिन्यू टू चैलेंज योरसेल्फ, एंड यू विल हैव टू री इमेजिन योर गेम, री इनोवेट। उसने बंदे ने कितनी बार अपना गेम चेंज किया, रैकेट्स चेंज किए, स्टांस चेंज किया, सर्विस स्टाइल चेंज किया, अपना पूरा गेम का तरीका। अगर आप उसका 2005 का गेम देखो और 2015 का गेम देखो, there are so many things that he changed just for that hunger of continuing to play because he enjoyed it and staying at the top. Amazing inspiration. So if I had to ask you, right, like you have been in this corporate world for like 20 years, and I'm assuming you have at least 20 more years of work left in you. 20 क्यों, जब तक है। At least कह रहा हूँ मैं, at least। आगे 20 साल आपको क्या लगता है द वर्ल्ड वी विल लिव इन कैसे बदलेगा इन टर्म्स ऑफ द वर्क वी डू? काफ़ी बदल जाएगा मेरे को लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से कंप्यूट, डेटा अवेलेबिलिटी, ऑटोमेशन आ रहा है,
काफ़ी हद तक जो चीज़ें ऑटोमेटेबल हैं या जिनमें वाकई में कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो जाएंगी और होनी भी चाहिए। तो जहाँ पे ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें हैं जहाँ पे वाकई में ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, जो टास्क बेस्ड नहीं है, रेपिटेटिव नहीं है, जहाँ पे सोचने समझने की शक्ति की ज़रूरत है, यू नो। तो उससे जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इम्प्रूव होगा। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि उससे ओवरऑल एज अ रेस आर प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, थ्रूपुट बढ़ेगा, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, राइट। और हर नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो लोगों को लगता है कि इससे जॉब्स का नुकसान होगा। जब पहली बार कंप्यूटर्स आए थे लोगों को लगा था कि सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर्स पे होगा, पर कंप्यूटर्स के आने की वजह से कितने नए जॉब्स और क्रिएट हो गए। प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब जॉब्स कहाँ एग्जिस्ट करते थे यार 30-40 साल पहले इंडिया में। तो ये जब नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, जो लो प्रोडक्टिव जॉब्स हैं जिनसे उतना थ्रूपुट नहीं या उतना वैल्यू नहीं जनरेट होता, वो चले जाएंगे। पर और ऐसे बहुत सारे नए जॉब्स आ जाएंगे जिनसे बहुत ज़्यादा और वैल्यू क्रिएट होगी। तो मुझे लगता है वो होगा। You have a very strong thesis on this hype cycles, right? हम बात कर रहे थे कि hype cycle थी, crypto, blockchain, generative AI. क्यों? Why is generative AI not a part of hype cycle? Or is it both? अभी इट इज़ बोथ, क्योंकि अभी बहुत सारा हाइप भी है अराउंड इट, पर ये बाकियों से अलग इसलिए लगता है मुझे क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइड स्प्रेड हो सकते हैं। हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते कि पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ईज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट मेरे हिसाब से या ईज़ ऑफ अडॉप्शन इज़ वेरी लो। बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर बहुत सारे हाइप साइकिल्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि कॉमन मैन को उन चीज़ों की एक्सेस ही नहीं है, या कॉमन मैन कह लो या इवन छोटी कंपनियों को भाई जिस चीज़ की एक्सेस ही नहीं है वो कहाँ से मेन स्ट्रीम नहीं हो सकती ना। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा है। आप आराम से आज भी इस्तेमाल कर सकते हो यार, आपको कुछ नहीं करना। आप अभी लॉगिन करके देखो साइट पे और पूछो सवाल। मैं तो अब भी पूछता हूँ, पिक्चरें बता दी चैट जीपीटी को कि यार ये 5 पसंद है, इसके जैसी और बताओ। डाली? हाँ, डाली नहीं, मूवी रिकमेंडेशंस कि यार मैंने ये पिक्चर देखी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, ऐसी 4 और बताओ। हाँ, इट कम्स अप विद वेरी वेरी गुड रिकमेंडेशंस लाइक दैट, राइट। मतलब कितना सिंपल है। अब आप बार्ड से आज के डेट में भी आप फोन रिकमेंडेशन पूछ सकते हो। बार्ड और चैट जीपीटी में क्या है, मतलब इज it सेम चीज है, डिफरेंट है, कैसे? अलग अलग एलएलएम से बेस्ड है। बार्ड गूगल का है, चैट जीपीटी ओपन एआई का क्या है। डिफरेंट? आपने तो दोनों यूज किए हैं, क्या लगता है आपको? बार्ड का एडवांटेज ये है कि उसको मोस्ट रिसेंट डेटा का एक्सेस है। अभी तक गूगल का प्रोडक्ट है। चैट जीपीटी पहले आया था बट उस पर डेटा केवल 2021 तक का अवेलेबल है, तो उसमें मोस्ट रिसेंट डेटा नहीं है। जैसे अगर आप चैट जीपीटी से पूछो कि भाई ये इतने प्राइस 15,000 रुपये तक का फ़ोन चाहिए जिसमें 5G अवेलेबल हो और ऐसे ऐसे हो, तो वो चैट जीपीटी नहीं बता पाएगा, बार्ड बता पाएगा। पर चैट जीपीटी इस्तेमाल करके मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सनेबल कहीं ज़्यादा है, ह्यूमन है थोड़ा, बहुत ज़्यादा। वो फ़र्क एक मुझे लगता है। आई एम श्योर गूगल भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा, पर आज के डेट में अगर आप चैट जीपीटी से चैट करो तो आप नहीं बता सकते कि भैया ये उस तरफ कोई बंदा नहीं बैठा। बिल्कुल ऐसा लगता है यू टॉकिंग टू ह्यूमन। बार्ड के केस में वो वाला फैक्टर थोड़ा अभी कम है, बट उसको डेटा एक्सेस है। So now let's move away from work. Let's look at life as a holistic, and that's why I said most cool analytics leader. The reason why I said it, right? So other than work, what else do you do in life? मैं कहाँ से शुरू करूँ? एज आई सेड, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। फैमिली के साथ भी ट्रैवल करता हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी करता हूँ, अकेले भी करता हूँ। अकेले भी करते हो? अब भी? हाँ। कहाँ जाते हो अकेले? कहीं माउंटेन्स में चला जाता हूँ अकेले? हाँ। किताब क्या पढ़ते हो, क्या करते हो? ट्रैवल करता हूँ मैं यार अकेले। जैसे मान लो मसूरी चला गया, अब मसूरी में वहाँ पे कैमल्स बैक रोड है, विच आई रियली लाइक। तो भाई कैमल्स बैक रोड पे घूम रहे हैं अकेले, मैगी खा रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, तो या साउथ में चले गए या गोवा चले गए। तो आई लाइक बीइंग अलोन ऑल्सो। तो मेरे को अकेले ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप पे चले गए। कहीं गाड़ियों का बहुत शौक है ना आपको? गाड़ियों का शौक बहुत, तो हाँ बट है, गाड़ियों का शौक है। बात कर रहे हैं तो व्हाट इज योर ड्रीम कार? लाइक इफ यू मनी वाज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इफ यू कुड बाय वन कार, ड्रीम कार इफ मनी वाज नॉट एन ऑब्जेक्ट, एंड गिव मी लाइक 2 or 3 cars फॉर डिफरेंट थिंग्स। मैं BMW को प्रॉबली ज़्यादा रेट करता हूँ देन एनीथिंग एल्स। या ये कह लो कि एट वन पॉइंट इट वाज द Audi R8,
It was a pioneer at a time. हाँ, Not anymore though. नॉट एनी मोर, बट उस टाइम पे जब वो ऑडी R8 वाला था ना, तो उसको देख के मुझे लगता था कि यार माय गॉड 10-11 की बात है। हाँ, तो ऑडी R8 टाइप जो था, या अब जो अवेलेबल कार्स हैं उसमें जो BMW के हाईएस्ट M सीरीज मॉडल्स हैं, दोज आई रियली लाइक, बट ज़्यादा इन व्हाट्स मोर डूएबल, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट इट, मर्सिडीज का जो एंट्री लेवल AMG A35 है, आई थिंक दैट इज अ रियली गुड वैल्यू फॉर मनी कार. I think we'll put an affiliate link here. Mercedes should pay us commission for any business they generate. Yeah, it's a very good car. हाँ, so that is a really good car. तो पर जैसे दूसरी वन that I really like is the BMW 6 Series. 6 GT. 6 GT. I think for a, अगर आप एक वो कॉर्पोरेट लेके चीज़ चलना होती चाहते हो ना है, दोनों उसमें, चीज़ें तो 6 Series is a really good car right now. Interesting. And you also have a very interesting take on EVs. Could you tell us? He's one guy who says that EVs will not help us in any pollution related. Might not. दो चीजें हैं. Please देखो. बताइए. तो देखो, EV आज के डेट में will I buy an EV for my regular day to day run? Probably not. वो उसकी दो वजह है. एक मेरे को लगता है कि एक तो अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी है, तो बहुत लंबे के लिए कहीं जाना मैं अभी रिस्क नहीं लूंगा. Probably 2-3 years down the line. But more importantly, am I convinced कि EVs are good for the environment? I haven't made up my mind on No, that no, no. yet. Tell us what you told me. क्योंकि You are not convinced. देखो, आई एम नॉट कन्विंस्ड, राइट, क्योंकि रिसर्च राइट नाउ गोज बोथ वेज, क्योंकि ईवीज की बैटरीज बनाने के लिए, बैटरी सिस्टम्स बनाने के लिए इतना माइनिंग करने की जरूरत है फॉर मेटल्स लाइक लिथियम, बहुत सारे अलग चीजें जो कि उनका अपना कुछ इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है. Definitely. आप उनको जिन चार्ज जिस इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट लाइकली किसी कोल से बन रही है, यू नो, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है इन ऑल लाइकलीहुड. तो अभी देयर इज, मतलब ये 100% कह पाना कि भैया ये वाकई में Fair enough. इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट उतना आसान नहीं है. पर आई एम एन अर्ली अडॉप्टर ऑफ टेक. मैं जनरली कुछ नया आता है तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ. तो जो मेरी एरंड्स की कार है, यू नो, द स्मॉलेस्ट वन दैट आई हैव, दैट आई वुड वांट टू रिप्लेस. कौन सी आती है सस्ती अगर गाड़ी किसी को लेनी है ईवी में आपके हिसाब से? नेक्सॉन है, आई थिंक. टाटा वाली? हाँ, नेक्सॉन है, आई थिंक. MG की कुछ गाड़ियां हैं वो अच्छी हैं, और महिंद्रा ने XUV 400 लॉन्च की थी, आई थिंक दैट इज आल्सो अ नाइस कार. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अब तो, बट आई थिंक सबसे ज्यादा तो नेक्सॉन ही चल रही है इन EV राइट नाउ. तो वो दैट आई विल डू. बट अभी आप कोई मुझसे पूछे कि तुम BMW की EV खरीदोगे क्या, आई विल नॉट डू इट. एक वजह ये भी तो है यार कि वाकई में अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई तो 10 साल बाद हो सकता है कि फिर हमको पेट्रोल इंजन चलाने का मौका ही ना मिले. Seriously, ये ना हो. सो अगर आपको वाकई Sounds very में, wrong to say it, but any driving enthusiast. think of it like that, right? अगर तेरे को ये बोला जाए कि आखिरी 10 साल है when you can drive a proper fuel, you know, carbon based performance car. We both are sounding very wrong right now. नहीं, but it is, you know, it's a choice, right? ऐसा तो नहीं है कि illegal मिल रही है अभी मार्केट में. पर अगर 10 साल 12 साल बाद किसी को सब या तो हाइड्रोजन बेस्ड चलाना है या EV चलाना है, और अभी का ही टाइम है जब आप वाकई में एक पेट्रोल बेस्ड कार की पावर इंजन चला सकते हो, तो वही चला लो. Watch this podcast in 2033 जून. क्या पता सच हो गया. Yeah. क्या पता सच हो गया. तो दैट इज द अदर रीजन कि मैं कहूँगा कि अगर वाकई में अगर एक पावर कार, मतलब एक परफॉर्मेंस कार लेनी है, तो परफॉर्मेंस कार राइट नाउ डोंट बाय एन इलेक्ट्रिक. बट आ रही है थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस. पोर्शे की आई है, मर्सिडीज की EQ है, BMW ने भी अपनी I सीरीज तो निकाल रखी है, iX वो है, बट देखते हैं हाउ दे डू. और आपको गिटार का तो शौक है ही, जैसे हमने म्यूजिक का शौक है इन जनरल, मैं सीखता भी हूँ. तो गाते भी हो आप? हाँ, तो कुछ हो शौकिया नहीं. नहीं, बजा थोड़ा प्लीज, मतलब आपके लिए गिटार रखा है हमने स्पेशली फॉर यू. स्ट्रम कर सकते हैं, डिपेंड करता Let's है see कि what you do, right? 3, 2, 1 and so yes, Anupam, let's hear you. चलो, तो ऑब्वियसली प्रिपेयर होके तो मैं आया नहीं था. दी गिटार वाज ब्रॉट अप एज अ सरप्राइज. Right. पर जैसा कि मैं कह रहा था, हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तो इंडी पॉप का बहुत सीन था. तो एक ग्रुप हुआ करता था सिल्क रूट, मोहित चौहान. तो उनका एक गाना था डूबा डूबा रहता हूँ, वेरी वेरी पॉपुलर. What a song. वो मेरे को पसंद भी बहुत है. तो आई जस्ट स्ट्रम एंड Please. सिंग दैट अ लिटिल. Yes. डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी,
दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तस्वीर से बात बनती नहीं, हो आजा। वाओ, दिन बना दिया आपने हमारा। वाओ, दिस इज क्रेजी, मजा आ गया। थैंक यू ये सो है। मच। वाओ। तो म्यूजिक अभी भी सीखता हूँ, कभी कभी बजाता भी हूँ। फूड है, आई एम अ बिग फूडी, सो आई ट्रैवल लॉट फॉर फूड। मैं लिटरली अपनी पसंद का खाना खाने के लिए कहीं पे भी जा सकता हूँ। बैंगलोर में क्या खाते हो? बैंगलोर में मैं अभी तक इडली विडली है। जैसे कल हम लोग एक रामेश्वरम कैफे गए थे भाई। इंदिरा नगर वाला? हाँ, क्या अमेजिंग खाना था यार। मजा आ गया होगा। तो जहाँ पे भी रहता हूँ आई ट्राई टू फिगर आउट कि वहाँ पे पॉपुलर क्या है, वहाँ का लोकल डेलिकेसी क्या है, एंड इफ आई लाइक इट आई विल ऑलवेज गो बैक। मैं केवल खाना खाने के लिए ट्रैवल कर सकता हूँ कहीं पे भी। And I think things like music and things like you work out a lot, it's a good outlet, na? I don't work out a lot, but I have Come a on, routine. come मतलब on. I work out a bit. Yeah. They are a amazing outlet. क्योंकि देखो काम में या लाइफ में जनरली अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, तो अगर ये सब चीजें हों तो इट्स अ अमेजिंग डिस्ट्रैक्शन इन अ वे। पर जब आप यंग थे, जब आप 24-25 साल के थे, आप अपने स्टार्टअप में काम कर रहे थे, उस टाइम पे तो आपको कुछ नहीं मिला ये वर्क लाइफ बैलेंस। ना, आज आपको उसकी बहुत वैल्यू लगती है। हाँ, सो आपको लगता है अर्ली स्टेज में वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत नहीं होती? ज़रूरत नहीं होती, बट अपना पर्सनल चॉइस है। क्योंकि उस टाइम पे भी कॉलीग्स थे जो कि नहीं काम करना चाहते थे भाई दिन में 18-20 घंटे, व्हिच इज कंप्लीटली अप टू देम। नहीं करना चाहते थे, वो उनका चॉइस है। आई वाज फाइन विद इट। मेरे को मजा आता था उसमें, मेरे को कोई थकान नहीं लगती थी, और मेरा मन था और सीखने का, तो मैं 3-3, 4-4 दिन भी ऑफिस में रह सकता था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। पर सबका अपना पर्सनल चॉइस है। बट उस टाइम पे जो हम लोगों ने जिसको मैं लिटरली घिसाई कहता हूँ, अभी जो लोगों ने घिसाई कराई थी ना अपने पहले 10 साल में, उसका डिविडेंड अभी तक मिलता है। उसका डिविडेंड अभी तक मिलता है। मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत क्विकली कर पाता हूँ, क्योंकि अगर नहीं कर पाते होते तो हम काम कर ही नहीं सकते थे उस टाइम पे। वेल सेड। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, बड़ा मजा आया। एक चीज़ हम एंड में जरूर पूछते हैं। आई एम 23 years old. What is one piece of advice you will give to me or to any other 23-year-old if they are building their careers? स्किल डेवलपमेंट, हार्ड स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है इस एज पे, पर्टिकुलरली जो लोग करियर शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप करियर में आगे बढ़ जाते हो, हार्ड स्किल डेवलप करना मुश्किल होता रहता है। मैंने अभी तक भी जो, जैसे मैं बता रहा था, एक्सेल जो मुझे आती है या पावर पॉइंट आती है, प्रोग्रामिंग आती है, वो सब हार्ड स्किल्स मैंने अपने करियर के पहले 5 साल में सीखे थे, जब हम लोग दिन रात काम किया करते थे। उसके बाद आप एक बार थोड़े सीनियर लेवल पे हो जाते हो, आपका काम ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड होने लगता है, स्किल डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक बार आपको वो हार्ड स्किल आ गया ना, इट्स लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, वो आप फिर कभी भूलोगे नहीं। आप उसके ऊपर और बिल्ड कर सकते हो करियर में। पर अगर आप, और सब लोगों ने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि सीनियर पोजीशंस में हैं बट जिनको हार्ड स्किल नहीं आता। उनको हमेशा वो दिक्कत रहती है कि यार अगर एक्सेल बनानी है तो वो किसी को बुला के बनवानी पड़ेगी, या पावर पॉइंट बनवानी है तो किसी को बुला के बनवानी पड़ेगी, क्योंकि खुद नहीं आता। वो एट सम पॉइंट एक डिपेंडेंस हो जाती है आपकी लोगों पे। तो पहले 5 साल हार्ड स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना चाहिए। परफेक्ट। आई थिंक मजा आया। होप आपको मजा आया। बहुत मजा आया। आपको लगा दिल्ली वाली वाइब है ना यहाँ पे? बिल्कुर यार, लगा मैंने नहीं कभी ना इतनी देर हिंदी में मतलब बैठ के किसी के साथ कॉन्वर्सेशन किया नहीं, सो इट वाज नहीं, thank you so much, Anupam, and I think next time, in a year's time, we'll do another podcast. In that, we'll do it in Delhi that next time. Let's see how the world is changing. हाँ, let's do Because the world we live in, हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है. We are just speculating to an extent. हमेशा ही ऐसा होता है। And the adoption piece of generative AI, things like that, might just surprise us. Completely. So yes, thank you so much, sir. Appreciate Thank your you time. so much for having me, Raghav. Lovely Thank you very talking to much. you. Lovely talking to Perfect. you.